प्रैक्टिकली पुलिस स्टेशन को अटेंड करने के क्या आदाब हैं। जब भी वो हमें बुलाते हैं तो हमने देखना है कि वो किस तरह का एलिगेशन है हमारे ऊपर, या हम जो है वो किस तरह की शिकायत लेके थाने में जा रहे हैं, क्योंकि हर जुर्म के हिसाब से पुलिस स्टेशन में पुलिस अफसर हमें ट्रीट करते हैं। प्रैक्टिकली ये सीआरपीसी में कहीं भी मौजूद नहीं है कि पुलिस अफसर का रवैया जुर्म के हिसाब से तब्दील हो जाए। लॉ की बुक्स में ये नाम मौजूद नहीं है। सिर्फ समझने के लिए मैंने इसमें 7 कैटेगरीज में इसको तकसीम किया जराइम को। वो है हर्ट फैमिली, दूसरा है थेफ्ट फैमिली, तीसरा है फ्रॉड फैमिली, चौथा है डेफिनेट एफआईआर फैमिली, पांचवा है अबडक्शन फैमिली, छठा है मॉरल क्राइम फैमिली और सातवां है पब्लिक सेफ्टी फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ अनटोल्ड के चैनल पर आज हम बात करेंगे हाउ टू अटेंड द पुलिस स्टेशन और पुलिस अफसर। ये जो पुलिस को अटेंड करना है, ये जनरल पब्लिक के हवाले से मैंने इसमें कुछ बातें ऐड की हैं। मुझे काफ़ी सारे फ़ोन आए कि आप जनरल लोगों के हवाले से भी बातचीत करें, ना सिर्फ लॉयर्स के लिए बात ना करें जिस भी मौजू पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको जनरल लोग भी सुन रहे हैं। तो इस हवाले से ये बड़ा यूनिवर्सल सा एक चैनल है कि प्रैक्टिकली पुलिस स्टेशन को अटेंड करने के क्या आदाब हैं। तो इस हवाले से मैंने थोड़ा सा रिसर्च की और मैंने जो जराइम हैं उनको समाजी शिद्दत के हवाले से उनको 7 कैटेगरीज़ में तकसीम किया समझने के लिए। यानी जब भी हम पुलिस स्टेशन में जाएं या पुलिस स्टेशन से हमें कॉल आए तो हमने देखना है कि वो हमें क्यों बुला रहे हैं, और जब भी वो हमें बुलाते हैं तो हमने देखना है कि वो किस तरह का एलिगेशन है हमारे ऊपर, या हम जो है वो किस तरह की शिकायत लेके थाने में जा रहे हैं। तो मैंने इसमें 7 कैटेगरीज़ में इसको तकसीम किया जराइम को, क्योंकि हर जुर्म के हिसाब से पुलिस स्टेशन में पुलिस अफसर हमें ट्रीट करते हैं। प्रैक्टिकली ये सीआरपीसी में कहीं भी मौजूद नहीं है कि पुलिस अफसर का रवैया जुर्म के हिसाब से तब्दील हो जाए। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो जुर्म है उसकी नोयत के हिसाब से पुलिस अफसर आपको ट्रीट करता है। तो ये मैंने जो उनको 7 कैटेगरीज़ में जराइम को तकसीम किया है, ये मेरी सेल्फ़ क्रिएटेड हैं। यानी ये जो नाम दिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनके, तो ये कोई एज सच जो है वो लॉ की बुक्स में ये नाम मौजूद नहीं है। सिर्फ समझने के लिए मैंने इनको 7 कैटेगरीज़ में तकसीम किया है। सबसे पहले जो है वो जो मैंने जराइम के हवाले से एक कैटेगरी तरतीब दी है वो है हर्ट फैमिली, दूसरा है थेफ्ट फैमिली, तीसरा है फ्रॉड फैमिली, चौथा है डेफिनेट एफआईआर फैमिली और पांचवा है अबडक्शन फैमिली, छठा है मॉरल क्राइम फैमिली और सातवां है पब्लिक सेफ्टी फैमिली। तो ये मैंने 7 फैमिलीज़ बनाई हैं जराइम के ग्रुप्स इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं कि ये पहले आप हमने इन 7 ग्रुप्स को समझना है कि ये जराइम के 7 ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स के अंदर सातों के अंदर पुलिस वालों का मुद्दई या मुलज़म के साथ डिफरेंट रवैया होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हर्ट फैमिली में है क्या क्या, यानी इनमें सातों जो हैं वो फैमिलीज़ को अलग-अलग बताऊंगा। उसके बाद फिर हम उस जुर्म के लिहाज से बात करेंगे कि अकेले जुर्म में पुलिस के साथ बतौर मुद्दई हमने कैसे ट्रीट करना है और बतौर मुलज़म कैसे ट्रीट करना है। पहले हम इन 7 कैटेगरीज़ को समझ लें कि हर्ट फैमिली के अंदर मैंने जो है वो एक्सीडेंट को डाला है। एक्सीडेंट में क्या हो जाता है, 279 है रैश ड्राइविंग। अगर कोई शख्स ज़ख्मी हुआ तो 337 जी पीपीसी की अटैक्ट करती है, और यूजुअली 427 भी वो ऐड कर देते हैं क्योंकि 50 रुपये से ऊपर नुकसान हो तो ये एक कभी 279 के लिए लग के आ जाती है, या 279 427 आ जाता है, या 337 जी आ जाती है। तो ये एक कैटेगरी है जो हर्ट फैमिली में आती है। उसके बाद हर्ट फैमिली में जो है वो 337 पॉपुलर है, F1 A1 A2, ये 337 पीपीसी की पूरी फैमिली है। 334 है, 336 है जिसमें जो सलाहियत उज़्व जो है वो तलाफ़ सलाहियत उज़्व है, या सलाहियत जो तलाफ़ सलाहियत उज़्व है या तलाफ़ उज़्व है। और उसके अलावा इसी के अंदर 338 ई जो है वो प्रैक्टिकली जो बार बार जो है वो आती है, जिसमें हमल ज़ाया करना का इल्ज़ाम होता है।
इसके बाद हर्ट फैमिली में ही मैंने 107, 151 जो नक्शे अमन के हवाले से पुलिस का बहुत बेहतरीन टूल है, जो बार बार एक्सरसाइज करती है पुलिस, जिसका समझना यंग लॉयर के लिए ज़रूरी है कि उसको कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद हमारे पास रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इसके अंदर आ जाती है। हाउस ट्रेस पास को मैंने इस कैटेगरी में डाला। और उसके बाद यूजुअली जो है वो आउटराइज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन 354 जो है उसको भी मैंने हर्ट फैमिली में डाला। और फिर ये एक 440 पीपीसी आती है बार बार, जिसमें किसी के घर में घुस के तोड़ फोड़ करना। ये 427 से जो नुकसान चलता है ये 440 पीपीसी तक चलता है। तो ये बेसिकली जराइम की एक किस्म है, जो जो जराइम की इस किस्म के अंदर मैंने कुछ कैटेगरीज़ डाली इसके अंदर। इसी में 354A भी डाली है, जिसमें किसी औरत को सड़क के ऊपर जो है वो बरहना करना शामिल है। 506 भी इसी कैटेगरी में मैंने डाली है, जिसमें किसी को जान से मारने की धमकियां देनी है। 25D जो आता है टेलीफोन पर किसी को जान से मारने की धमकियां। तो ये मैंने इसको एक हर्ट फैमिली का नाम दिया है कि ये वाले जो जराइम हैं इसमें जब लॉयर या अपना जनरल पीपल थाने में जाएगी तो उसको किस तरह से डील करेंगे उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब मैं पहले अपनी 7 कैटेगरीज़ में मैंने क्या क्या शामिल किया है मैं वो ज़रा एलैबोरेट कर दूँ। उसके बाद नंबर 2 है थेफ्ट फैमिली। यानी जब आप थेफ्ट फैमिली की बात करेंगे तो उसमें चोरी आ जाएगी 379, 380, इसमें 392 रॉबरी आ जाएगी, डकैती 395, वही बंदे जब 5 तक चले जाएंगे तो 395 हो जाएगी। उसके बाद एक्सटॉर्शन और उसी अरादा डकैती इसमें शामिल है, 401, 402 आ जाता है हमारे पास। डकैती में ज़ख्मी करना 394, डकैती में कत्ल करने तक ये 397 एंड तक चलती है। डकैती बिला नुकसान 393 इसमें शामिल है। 382 किसी से झपट्टा मारकर कोई चीज़ छीनना। और इसमें जो सेट आता है वो यूजुअली जब 392 लगती है और उसमें बरामदगी हो जाए 392, 411 लगता है और 395, 412 लगता है जब उसमें डकैती के अंदर जो है वो बरामदगी भी हुई हो। तो इसको मैंने अपने तौर पर आसान लफ्ज़ों में इसको आगे बात को बढ़ाने के लिए इसको मैंने थेफ्ट फैमिली का नाम दिया। अब तीसरी कैटेगरी आती है फ्रॉड फैमिली। फ्रॉड फैमिली से मुराद क्या है, इसमें 406 है, 408 है, 409 है। यानी ख़यानत मुजरमाना किसी प्राइवेट आदमी की, ख़यानत मुजरमाना आपके किसी मुलाज़म की, ख़यानत मुजरमाना किसी सरकारी मुलाज़म की। इसके साथ साथ 420, 468, 471 और 468 की जगह पे 467 लग जाती है जब वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसी ने जालसाजी से बनाई हो। तो धोखाधड़ी से कागज़ तैयार करना, किसी की जायदाद के, मलकियत के, कोई विल तैयार करना। और उसके बाद इसी के अंदर मैंने 489F डाली है। इसी के अंदर मैंने 3/4 प्राइवेट मनी लेंडिंग एक्ट जो है वो डाला है। अब उसके बाद चौथी फैमिली है डेफिनेट FIR फैमिली, मैंने इसका नाम रखा है ये। इसके अंदर मंशियात फरोशी आ जाती है, CNS से आ जाता है, 9B 9C नाजायज़ असला आ जाता है 13, 20, 65, हवाई फायरिंग 337H2 आ जाती है, शराब नोशी 11, 4, 79 वो आ जाती है, दहशत गर्दी के हवाले 780A हो गई। और इसके बाद मजहबी जुनूनियत के हवाले से जो दफ़ात हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। अब ये डेफिनेट FIR फैमिली है। अबडक्शन फैमिली में अगवा आ जाता है 365, अगवा बराए कत्ल आ जाता है 364, अगवा बराए तावान, मिसिंग पर्सन और मिसिंग चाइल्ड। उसके बाद जो बच्चियों का घरों से अगवा हो जाना 496B, ये सारी अबडक्शन फैमिली है। अब छठा जो कैटेगरी है वो है कि मॉरल क्राइम फैमिली, जिसमें जिनसी हमले 376, 511 या जिनसी तौर पर हरासा करना, बच्चों को पोर्नोग्राफ़ी और बालिग़ अफराद पर हमला करना, सेक्सुअल असॉल्ट करना, ये मॉरल क्राइम फैमिली है। उसके बाद है पब्लिक सेफ्टी फैमिली। एक कैटेगरी जराइम की बड़ी दिलचस्प है और यही यूजुअली बहुत ज़्यादा लोअर कोर्ट्स में रिपीट होती है, जिसको मैंने पब्लिक सेफ्टी फैमिली का नाम दे दिया है, जिसके अंदर पतंगबाजी 4 काइट फ्लाइंग एक्ट शामिल है, लाउड स्पीकर एक्ट शामिल है, डबल सवारी 188 लगती है उस पर वो शामिल है। इसी के अंदर ये हवाई फायरिंग भी पब्लिक सेफ्टी में शामिल है, लेकिन एज सच चूँकि उसकी FIR लाजमी हो जाती है तो उस पर माफ़ी नहीं है पुलिस की तरफ से, तो वो मैंने उस कैटेगरी में डाला है, लेकिन है वो पब्लिक सेफ्टी फैमिली में भी वो आती है।
और उसके अलावा एलपीजी अगर आप बेचते हैं, जो सिलेंडरों की भराई करते हैं अपनी मशीनें लगा के लोग, उसमें 285 286 लगती है। और फिर पेट्रोलियम की मसनूआत बेचना 43 44 पेट्रोलियम एक्ट लगाती है पुलिस। सड़क ब्लॉक करना 290 291 वो लगती है। इसके साथ 186 भी लगा देते हैं यूजुअली। और ब्लैक पेपर गाड़ी पे यूज़ करना 188 वो लगती है। सरकारी वर्दी वार्डन FIRs करा देते हैं 353 की और 186 के जी सरकारी कार्य सरकार में इन्होंने मदाखलत की है। जाली नंबर प्लेटें लगी हैं गाड़ी के ऊपर 170 171। और रैश ड्राइविंग मैंने उधर भी बयान की, लेकिन ये भी जो है वो पब्लिक सेफ्टी के हवाले से ये FIR है, ये जुर्म है। उसके बाद प्रॉफिट जो है प्रोहिबिशन ऑफ प्रॉफिटिंग एक्ट है, जिसको प्राइस कंट्रोल एक्ट भी इसके साथ साथ 3/6 3/7 आती है। पहले 339 से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आती थी, अब उसकी जगह पे 462 IJ PPC में अमेंड हो गई हैं। ये भी जो है वो पब्लिक सेफ्टी है और इसके साथ साथ ये डेफिनेट FIR है। 141 146 पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो बिल्डिंग से मुतल्लिक है कि किसी ने जो है वो ये अमूमन टाउन की तरफ से इस्तगासे आते हैं या उनकी तरफ से FIR भी बाज़ दफ़ा दे दी जाती है। 99A जो है 99A वन व्हीलिंग की FIRs हैं। 294 294 पब्लिक प्लेस पर जो है वो अखलाक बाख्ता हरकतें करना। और 216 212 इश्तिहारी को पनाह देना। और इसके साथ साथ कभी कभार 155C जो है वो भी जो है पुलिस अफसर अगर कोई गलती करे तो उसको भी मैंने पब्लिक सेफ्टी फैमिली में डाल दिया। तो हमने ये 7 कैटेगरीज़ में जराइम को तकसीम किया। अब हमने जब भी पुलिस स्टेशन जाना है तो ये इन 7 कैटेगरीज़ को देख के जो है वो पुलिस ने हमारे साथ जो है वो बिहेव करना है डिफरेंट तरीके से। तो हमें सबसे पहले जो है ये समझना है कि जो है पुलिस क्या है। अब पुलिस अगर ये हिस्सा मैं समझ रहा हूँ उनके लिए जो बिल्कुल नहीं जानते कि पुलिस क्या है, ये क्यों हम पर इम्पोज की गई है सोसाइटी के ऊपर। तो पुलिस बुनियादी तौर पर उनको हम अपनी ज़ुबान में इंतज़ामिया भी कहते हैं। उनका काम है नज़्म व नस्क करना, जराइम को होने से पहले रोकना, और अगर कोई जुर्म हो जाता है तो उसके बाबत शवाहिद इकट्ठे करना, शहादतें इकट्ठी करना, और उसके बाद एक जो जो दूसरी जो एजेंसी है, जो इंडिपेंडेंट जो जजेस हैं, उनको एक रिपोर्ट मरतब करके देना। उनके पास किसी शख्स को भी सज़ा देने का इख्तियार नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह का बिहेवियर पाकिस्तान के अंदर जो है ग्रो कर गया हुआ है कि लोग ये पूछते हैं आगे के बार बार कि क्या ये मार नहीं सकते, यानी ये क्या जो है ये पुलिस की जो मार है वो कंफ्यूज होते हैं इसके ऊपर कि नहीं जी ये तो शायद पुलिस के पास कोई इख्तियार है। तो ऐसा कोई इख्तियार पुलिस के पास नहीं है। ये किताबी बात है कि उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ और जो है वो अपनी जो है वो सुपरमेसी कायम करने के लिए जब लेजिस्लेशन काम नहीं करती। मैंने पहले कानून की उसकी बात की कि जो है सबसे पहले पुलिस क्या है, पुलिस इंतज़ामी लिहाज से नज़्म व नस्क को मेंटेन करने के लिए बनाई गई है। उसके बाद जो दूसरा अदारा हमारे पास है, जो बड़ा अदारा है, जो अनफॉर्चुनेटली ये भूल चुका है कि वो उसका काम क्या है, तो वो है लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस के ऐसे अदारे जो हमारे लिए कानून साजी करें, जैसे MNA MP हैं। शायद उनको ख़ुद भी ना पता हो कि वो क्यों इलेक्ट होके आते हैं। अदरवाइज़ वो जो असम्बलीज़ बनती हैं हमारे नुमाइंदों की, उनका काम ही ये है कि कानून जो है वो बार बार बनाएं। अब बार बार कानून बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, एक बार बना के रख लेते। तो अल्टीमेटली होता यह है कि सोसाइटी ग्रो करती है। सोसाइटी हर रोज़ जो है वो आने वाली तब्दीली को फ़ील करती। कानून जो है वो ख़ुद ब खुद तब्दील नहीं होता, उसको तब्दील करना पड़ता है बज़रिए लेजिस्लेशन। असम्बलियाँ जो हैं वो कानून साजी करती हैं, ये बेजान चीज़ है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि 94 या 90 से पहले कंप्यूटर नहीं था हमारी सोसाइटी के अंदर। तो हमारी सोसाइटी में जैसे ही कंप्यूटर पेनिट्रेट हुआ तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम भी जो हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो गए कि लोग कंप्यूटर्स के ज़रिए हैकिंग करने लग गए। कंप्यूटर के ज़रिए लोग एक दूसरे का पासवर्ड चोरी करके एक दूसरे का डाटा चोरी करने लग गए। लेकिन हमारे पास डायरेक्टली कोई ऐसे कवानीन मौजूद नहीं थे जो इस तरह के जराइम की जो बेखुनी करते। तो उसके लिए हमने आके लेटर ऑन जो है वो उस लेटर ऑन आके हमने इसमें कानून साजी की बज़रिया असम्बली, और इस तरह के मुख्तलिफ़ साइबर क्राइम्स को जो है वो जुर्म करार दे दिया। तो वो जुर्म हमने फ़िज़िकली एफ़र्ट करके किया, जब उसके कानून के अंदर ऐड किया, जबकि जुर्म उससे पहले होने लग गया। जैसे ही कंप्यूटर आया, चूँकि सोसाइटी ने ग्रो किया और उसके साथ साथ उसकी वीड्स उग गई और वो जुर्म जो है वो लोग करने लग गए।
तो मैं यहाँ पर ये ऐड करूँगा कि बेसिकली जो जुर्म है वो जो है वो ब्लैक ईवल जो है वो रोज़ाना नई नई इनोवेशंस करता है, अपने लिए नए नए रास्ते निकालता है, जबकि जो गुड है वो सुस्त है। वो गुड जो है वो उसके लिए एफ़र्ट नहीं कर रहा है और अपने आप को तब्दील नहीं कर रहा है। तो मैंने पुलिस की बात की, उसके बाद मैंने लेजिस्लेशन की बात की, उसके बाद वकला कौन है। वकला बेसिकली जो है वो सोसाइटी और अदालतों के अंदर के दरमियान एक ब्रिज है, जो सोसाइटी के मौक़िफ़ को अदालत तक पहुंचाते हैं। सिर्फ वकला का सिर्फ इतना काम है, अगर आप ख़ुद बाशऊर हैं, आप ख़ुद अपने केस को प्लीड कर सकते हैं, आप अगर समझते हैं तो आपसे अच्छी कोई भी बात अदालत को नहीं बता सकता। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन कर लें, थोड़ा सा आप अपने आप को समझ लें, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, तो आप इससे ज़्यादा पढ़ा है, हमारे से ज़्यादा पढ़ा है आप लोगों ने, तो अगर इन किताबों को भी थोड़ा सा पढ़ लें तो ये आप अपने केस को भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन यूजुअली होता ये है कि चूँकि अपना अपना जिसका काम उसी को साझे, इस लिहाज से ये प्रोफेशन यूँ ही चलता आ रहा है और यूँ ही आगे बढ़ रहा है। तो वकला का काम सिर्फ ये है कि वो एक ब्रिज का काम जो है सर अंजाम देते हैं, जो सोसाइटी और अदालत के दरमियान में है। तो अब जो जनरल जो एक माशरा जब भी तश्कील पाता है तो मुश्तरका तौर पर रहने के लिए जो है वो उसके नुमाइंदगान जो हैं वो आपस के में बाहमी गुफ्तगू और कुछ उसूल तय कर लेते हैं। अब वो मैं एक्चुअल ये बताना चाह रहा हूँ कि जुर्म होता क्या है। कई लोग तो ये भी नहीं, मेरे पास ऐसे लॉयर्स मेरे एसोसिएट्स बन के आए जो डिग्रियाँ ले चुके थे, लेकिन उनकी बुनियाद और बेसिक्स उनको समझ नहीं थी। उनको हर चीज़ याद थी, रटा लगा हुआ था, हर चीज़ पता है, लेकिन जब तक आप अपनी बेस नहीं बनाते। अब बेस क्या है, इंसानी दिमाग भी यूँ समझ लें, बल्कि कंप्यूटर इंसानी दिमाग से बना है, दिमाग को कॉपी करके बनाया गया है। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर डिफरेंट रोम है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और तरह से बिहेव करती है, रीड ओनली मेमोरी किसी और तरह से बिहेव करती है, और वो अंदर खाने बने हुए हैं, डिफरेंट किस्म की स्लॉट्स बनी हुई हैं जिनको हम कहते हैं ये सी है, डी है, उसको हमने अपनी हार्ड को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इस तरह इंसानी दिमाग के अंदर भी बहुत सारे खाने हैं जो है शायद अनकाउंटेबल हैं। तो वो उसके दरमियान बफर बस चलती है जो कम्युनिकेट करती है और मालूमात को। तो सबसे पहले हमने अपने दिमाग के अंदर बुनियादी ढांचा या खाके बनाने के, ये है क्या, यानी अगर आप अपनी किसी भी ख़ास शोबे में अपने दिमाग के अंदर कोई ख़ास स्लॉट सलाट नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिकली ये होता है कि आपको सब कुछ आता भी है लेकिन आप उसको एक दूसरे के साथ लिंक नहीं कर पाते, और लिंक ना करने की वजह से जो है वो आपकी सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर कोई रब्त नहीं बन पाता। तो वो मैं लिंक बनाने के लिए बिल्कुल बुनियाद से बात करना चाहूँगा कि ताकि एक ही दफ़ा मैं ये भी जो है ना साथ साथ एलैबोरेट कर दूँ कि जुर्म क्या है। अब जुर्म बुनियादी तौर पर कोई एक्ट होगा, यानी अमल है। अमल क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ते थे, वर्ब को पढ़ते थे कि जी ये वर्ब है, इसकी फॉर्म्स आगे सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये वही वर्ब है। यानी उर्दू के अंदर देखा जाए तो उसके आखिर में नून अलिफ ना आता है, किसी भी एक्शन के आखिर में ना आता है, स्वाई कोना और नाना के, यानी कोना और नाना ऐसे वर्ड हैं जो वर्ब नहीं है। उसके अलावा उर्दू में जिसके भी आखिर में नून अलिफ ना आ गया, खाना पीना जाना सोना, ये एक्शन को ज़ाहिर करते हैं। अब ये हर एक्शन जुर्म नहीं है, सिर्फ वो एक्शन जुर्म है जिसको लेजिस्लेशन ने अपनी असम्बली में डिस्कशंस के बाद जिसको जुर्म करार दे दिया। अब वो क्या हो सकता है, किसी के घर में ज़बरदस्ती दाखिल होना, देखिए आखिर में नून अलिफ ना आया। अब किसी औरत को की मॉडेस्टी पे हमला करना, फिर ना आया। यानी एक्चुअली छोटे छोटे एक्शंस हैं जिनको लेजिस्लेशन ने अपना मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ जो है वो डिस्कशंस के बाद मुख्तलिफ़ करारदादों के ज़रिए या आखिर उनको जुर्म डिक्लेयर करके अपने पास रख लिया है। अब रखना तो घर में तो नहीं था किसी ने रखना, उसको अल्टीमेटली किसी बुक में लिखना था। तो जो ज़्यादा पॉपुलर या जिसमें ज़्यादा जराइम लिखे हैं वो पीपीसी है, पाकिस्तान पीनल कोड भी इसको कहते हैं। इसके अंदर हमने डेफिनेशंस भी मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर हमने काफ़ी सारे जो जराइम हैं उनकी जो है वो सज़ाएँ इसमें लिखी हुई हैं। तो बजाय इसके कि मैं उन सज़ाओं को डिटेल से बताऊं, आप सिंपली उसको गूगल पर जाएं, उसको अगर पीपीसी है तो पाकिस्तान पीनल कोड लिखें और उसके साथ पीडीएफ लिख दें, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके मोबाइल में आ जाएगी। फ़ौरी तौर पर आप मुतलका सेक्शन को जाकर उसको पढ़ सकते हैं। तो मेरी राय यह है कि कानून को याद होने से ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि कानून को अप्रोच कैसे करना है। यानी कानून इतनी किताबें याद नहीं की जा सकती, बल्कि हमारे उस्ताद बताया करते थे कि वो डॉक्टर नहीं है जिसके पास मरीज़ आए और वो उसको फिलबदी नुस्खा ना दे, और वो वकील नहीं है जिसके पास कोई बंदा अपना मसला लेके आए और वो किताब ना खोले।
तो हमारी ये एक सीना बसीना रवायत है कि हमें पढ़ना है, और पढ़ना है हमें सिर्फ ये पता हो, कैटेगराइज़ किया हो कि दिमाग में हमने चीज़ें कहाँ रखी हैं, स्केच में मेकिंग करें अपने दिमाग में, स्लॉट्स बना लें चीज़ों की, जैसे मैं असिस्ट कर रहा हूँ कि हमने 6 हिस्सों में इसको तकसीम कर देना। अब फिर मैं जुर्म के बारे में बता रहा था कि ऐसे एक्शंस जिनको बज़रिया असम्बली हमने जुर्म करार दे दिया है, तो उसको वो कहते हैं जी फ़लाँ जुर्म हो गया, जी जुर्म हो गया। अब जुर्म की आगे फर्दर कैटेगराइजेशन है, दो हैं बहुत बड़ी बड़ी, कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस और नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस। कुछ जराइम ऐसे हैं जो होते तो हैं लेकिन वो उनको पुलिस जो है वो उसमें कॉग्निजेंस नहीं पुलिस ले सकती, पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। तो ऐसे जितने भी जराइम हैं उसके अंदर जो है वो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें पुलिस इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन इसी जो है वो सेगमेंट में हम जिक्र करेंगे आगे चल के कि पुलिस जो है वो बिल्कुल इर्रिस्पेक्ट ऑफ दैट कि वो जुर्म मेड आउट होता है या नहीं होता, प्रैक्टिकली वो दरख्वास्त आपको नहीं दिखाते हैं, वो कहते हैं ये तो हमने दिखानी ही नहीं है, आप ये बताएं, आप वो बताएं। तो वो अल्टीमेटली हमारी जो इग्नोरेंस है या लैक ऑफ नॉलेज जो है, और वो उसकी भी मैं कहता हूँ कि लैक ऑफ नॉलेज है, जो उसने एंटरटेन कर रहा है ऐसी दरख्वास्त को, उसको भी समझ नहीं होती, वो भी उसी तरह एक रवायती तरीके से चल रहा है, और वो हमें बुला के तो वो उसको भी बुला रहा है, उसको भी बुला रहा है। तो ये हमें ये समझना होगा कि जो ऐसे, अब पता कैसे लगेगा, आप कहेंगे मैं तो लेमैन हूँ, मैं कैसे ये जो है वो जानूँ कि जनाब ये कौन सा जुर्म मेड आउट हो रहा। तो वो जो इस सारे अमल को कि पुलिस को हैंडल कैसे करना है, पुलिस मुलज़म को कैसे हैंडल करेगी और जज के पास कैसे पेश करेगी, उसको ज़मानत मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये जितना प्रोसीजरल वर्क है वो सीआरपीसी में है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 हमारा, उसको आप भी गूगल करें और पीडीएफ की फॉर्म में अपने पास डाउनलोड कर लें। तो ये बिल्कुल इनमें दोनों में, पीपीसी में और सीआरपीसी में, वो सारी बातें हैं जो आपको पहले से पता हैं। यानी ये कोई मैथ के फार्मूले नहीं हैं या साइंस की ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो अमूमन बंदे को पता ही नहीं होती। सबको पता है कि ये एक जुर्म है, कोई जाती हुई औरत को किसी ने उसका दुपट्टा नहीं खींचना, सबको पता है कि किसी के दांत नहीं तोड़ने हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रा ऑर्गेनाइज़ करके लिखा हुआ। और उन किताबों में अब अनफॉर्चुनेटली जो डिफरेंस है जिसके लिए मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि मैं आप लोगों को एड्रेस करूं और ये चीज़ें बताऊं, वो बुनियादी मसला ये है कि किताब और रवायत बिल्कुल डिफरेंट है। किताब भी बातें कुछ और हैं, अमली तौर पे कुछ और हो रहा है। वकील भी कंफ्यूज हो जाते हैं नए आके, और वो जो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या चक्कर है। किताब तो ये कहती है कि आप जैसे ही जाएंगे उधर एक 154 का रजिस्टर होगा, वो आपको जनाब फौरी तौर पर या आपकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करेगा या आपकी एप्लीकेशन को लेकर रजिस्टर में दर्ज कर देगा। अमली तौर पर तो ऐसा हो ही नहीं रहा। अब क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह यह है कि लेजिस्लेशन अपना काम नहीं कर रही, लेकिन होना वही है जो वक्त की ज़रूरत है। तो पुलिस ने अपने आप को खुद ही अपने नॉर्म सेट कर लिए जो किसी किताब में नहीं लिखे हुए। अब उनको पता है आपस के अंदर, या जो वकला जो है बात को समझने लग जाते हैं, उनको समझ लग जाती है कि अब ऐसा होना है, अब ऐसा होना है। तो इसी बात पे जो है वो लोग जो है वो आपको हायर करते हैं कि आप उनके लिए अच्छे अंदाज़े लगा सकते हैं। एक अच्छा वकील वही है जो एक ऐसा हाइपोथेसिस पेश करे, ऐसा मफरूज़ा पेश करे, अपने क्लाइंट को बताए जो आगे चल के दुरुस्त साबित हो। अगर आपके लगाए गए अंदाज़े गलत होंगे तो आप जो है वो आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। अब आप देखें ना, एक थेफ्ट, मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप थेफ्ट फैमिली की जो मैंने बातें बताई कि थेफ्ट फैमिली में एक शख्स को पुलिस ने बुला के बैठा लिया। अब बैठा लिया एक टर्म है, उसका मतलब यह है कि ना उसकी गिरफ़्तारी डाली है, वो सिर्फ अपने मामले को इंक्वायर कर रहे हैं। यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से भी पहले जनाब वो उसको बैठा के तो उसकी बातचीत सुनी जा रही है, उसको सुन रहे हैं। तो इस स्टेज पे अगर आप उन्हें एडवाइस करते हैं कि चलें जी भाग के चलते हैं, जाके एक बेल ऑफ डिप्यूट करवा लेते हैं, तो जैसे ही आप बेल ऑफ डिप्यूट करवाएंगे तो वो बादल न खास्ता फौरी तौर पर उसकी गिरफ़्तारी डाल देंगे। अब वो अननेसेसरीली उसकी गिरफ़्तारी डाल देंगे, हो सकता है उसने कुछ किया ही ना हो, वो अपने पर्सनल ग्रज में ख़ुद को सज़ा से बचाने के लिए वो ज़बरदस्ती उसको दाखिल कर देगा। तो यानी ये टूल उस वक़्त इस्तेमाल नहीं होना। हमें ये समझ जाना चाहिए कि पीपीसी और सीआरपीसी किसी भी वकील के टूल्स हैं। टूल्स क्या हैं? जैसे आप पेंट शॉप में जाते हैं, ये जो कंप्यूटर के अंदर, तो साइड पे आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं कि छोटा पेन लेना है, बड़ा पेन लेना है, कलर यहाँ रब करना है, ये करना है। तो इसी तरह जो कानून है ये स्टैटिक है, और ये जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है ये हर बार चेंज होती है। हर सिचुएशन में आपने कौन से कवानीन को किस तरह से इस्तेमाल करना, ये वकालत है, ये बराबर नहीं है, ये चेंज हो रही है, मुसलसल चेंज हो रही है। हर एफआईआर ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको इसको लूडो से रिलेट करूँ कि आप सब लोगों को लूडो खेलना आती है,
लेकिन जितनी बार भी आप 2 बंदे 4 बंदे मिलकर लूडो खेलेंगे, हर बार एक नई गेम सेट होगी। इसको मैं अपनी ज़ुबान में एक वेरिएशन कहता हूँ। चेस गेम में भी वेरिएशंस वहाँ पर तो रिकॉर्ड की जाती हैं चेस गेम्स के अंदर, कि जहाँ जब 2 बड़े प्लेयर खेलते हैं तो वो जो भी चाल चलते हैं उसको वो एक किताब में लिखते हैं, उसको वो अपनी ज़ुबान में वेरिएशन बोलते हैं। तो ये जो लिटिगेशन की वेरिएशंस हैं, ये जितनी ज़्यादा किसी शख्स को पता होंगी उतना ज़्यादा वो एक्सपीरियंस होगा। एक दफ़ा वो गलती करेगा, किसी के केस में नुकसान करेगा उसका, उसको पता लग जाएगा नहीं स्टेज पे इंटरफेयर नहीं करना। वो समझ जाएगा कि इस फैमिली के जो मामलात हैं ये सीरियस हैं, इसके अंदर अगर मैं बैलो डिप्यूट कराऊंगा बंदा किसी सूरत नहीं छूटना, अलबत्ता वो 8-10 केसेस ले जाएगा। तो वो हमने इस चीज़ को समझना है कि हमने कहाँ कितना कैसे इंटरफेयर करना और अपने क्लाइंट्स को समझाना है। जो शख्स ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाता है, उसके समझाने के नतीजे में ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिलता है, उसको लोग वकील मानते हैं। और ये बातें अनफॉर्चुनेटली किसी किताब में नहीं लिखी कि कब हमने कहाँ कैसे किस तरह कितना हमने किस तरह रिएक्ट करना है, कहाँ हमने जाना है, कहाँ वकील ने जाना है। तो मैं इसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर आऊँगा। मैं फिर वापस जाता हूँ उस बात पे कि हमने जुर्म को एलैबोरेट कर लिया, हमने ये समझ लिया कि ये इंतज़ामी मामलात, इंतज़ामिया जो है वो पुलिस के साथ साथ अब इसको FIA को ऐड कर सकते हैं, एंटी करप्शन को ऐड कर सकते हैं, नैब को ऐड कर सकते हैं। ये सब इंतज़ामी इदारे हैं। इनका काम ये है कि लेजिस्लेशन ने जहाँ जहाँ लिखा है कि ख़ास अमल करना जुर्म है, ये उस तरह के लोगों को पकड़ते हैं, उस तरह के लोगों की बात सुनते हैं। इसको वो अपनी ज़ुबान में इंक्वायरी भी कहते हैं, और FIR के बाद जो अमल होता है उसको वो इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और उसके बाद ये वो सारा कुछ जो इकट्ठा किया हुआ वो उसको सम अप करते हैं और उसके बाद किसी अदालत के सामने पेश कर देते हैं। और जो पहले फ़ाइल बनाते हैं उसको पुलिस फ़ाइल कहते हैं, और या अपनी जो पुलिस ऑफिस फ़ाइल, या और उसके बाद जो अदालतों में फ़ाइल करते हैं उसको वो जुडिशल फ़ाइल कहते हैं। बल्कि बड़ा खूबसूरत पिछले दिनों मैंने एक कमेंट पढ़ा खुरम साहब का। उन्होंने कहा जी कि जो पुलिस काम करती है अपनी पुलिस फ़ाइल को हम फैक्ट्री कह सकते हैं, और जो जुडिशल फ़ाइल है वो उसकी प्रोडक्ट है। तो ये बात उनकी इनोवेशन है, और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने एलैबोरेट किया कि जो पुलिस वर्किंग करती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस वो एक फैक्ट्री की तरह है कि बहुत काम हो रहा है उसके अंदर से, और जो उसी के अंदर से चीज़ें जो प्रोडक्शन निकल के वो 173 की रिपोर्ट बना के जज साहब के सामने पेश करते हैं, तो वो उसकी प्रोडक्ट है, उस फैक्ट्री की प्रोडक्ट है जो पुलिस ने काम किया। तो अल्टीमेटली हमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की हमें तारीफ़ें तो पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पता नहीं कि ये है क्या, इंक्वायरी क्या और इन्वेस्टिगेशन क्या। ये टर्म्स है हमारी, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन ऑफ से पहले जो भी करेंगे वो इंक्वायरी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के बाद जो कुछ करेंगे वो इन्वेस्टिगेशन है। अब ये वाली डेफिनेशन तो CRPC में है ही नहीं कहीं पे, लेकिन ये हमारी स्लैंग है, हमारी जो है लीगल शोबे में इसको बतौर स्लैंग लिया जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं कि जो PPC को भी हमने समझ लिया, CRPC को भी समझ लिया, पुलिस का अब पुलिस वॉच एंड वार्ड की ड्यूटीज़ कर रही हैं और इन्वेस्टिगेशन की कर रही हैं। अब वॉच एंड वार्ड जो है वो ये कुछ अर्सा पहले जब पुलिस ऑर्डर 2002 आया तो उसमें इन्होंने ये इसको अलग-अलग करके कोशिश की कि सप्रेशन ऑफ पावर्स की जाए, जो बंदा इंदराज मुकदमा करे वो उसको ये इख्तियार ना दिया जाए कि वो इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें वैसे उसी तरह चल रही हैं। ये जितने मैंने वो जो लास्ट फैमिली के आपको बताए थे जराइम, ज़्यादातर उसके अंदर ये जो था पब्लिक सेफ्टी फैमिली जो है, इनमें ज़्यादातर के साथ PPC नहीं है लिखा हुआ। जनरल सी बात हमें ये समझनी चाहिए कि जिस भी ऑफेंस के साथ PPC लग जाए, ताज़ीरात पाकिस्तान ते पे, वो इन्वेस्टिगेशन विंग के पास जाता है। और आज के दिन तक जिसके साथ नहीं लगता, जैसे पतंगबाजी हो गया, लाउड स्पीकर एक्ट हो गया, डबल सवारी हो गया, ये सेपरेशन विंग डील करता है। यानी जब हम थाने में जाएँ तो हमें पहले से पता हो कि ये जो कॉमन ऑफेंसेज हैं हमने जाना किधर है। तो नया बंदा सबसे पहले वो कंफ्यूज होता है कि ये इसको ऑपरेशन ने सुनना या इन्वेस्टिगेशन ने सुनना। थानों में अलग-अलग विंग बन गए हैं, इनकी हायरार्की को समझना बहुत ज़रूरी है। उस पर हम अलग बात करेंगे कि पुलिस किस तरह से अपने इंतज़ामी मामलात को चलाती है। फिल वक्त हमारे सामने ये बात है कि अगर हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़े तो हम कहाँ जाएँ, कब जाएँ, कितना जाएँ। अब देखें, अब हम आते हैं फिर अपने 6 मौज़ूआत को सामने रखते हुए हम सबसे पहले हर्ट फैमिली की बात करते हैं कि जो हर्ट फैमिली है वो जो है वो उसमें अब एक्सीडेंट को हम खाली सामने रख लेते हैं कि जब अगर एक्सीडेंट होता है तो एक उसमें मुद्दई होगा और एक इसमें मुलज़म होगा। तो मुद्दई और मुलज़म यूजुअली एक्सीडेंट के अंदर 2 आगे फर्दर उसकी सेग्रीगेशन हो जाएंगी कि या तो मुलज़म मौके पे पकड़ा गया या भाग गया। अब ये हर्ट फैमिली में जो है, इसमें जैसे ही मुद्दई की तरफ से आप थाने में जाते हैं तो जो जनरल लोग हैं, अब ये इसको रख के पुलिस बैठ जाती है एक्सीडेंट को,
अब एक्सीडेंट में उनका मकसद ये होता है कि कुछ स्पेस दी जाए, कानून को फॉलो नहीं करते प्रैक्टिकली। जैसे ही यह हादसा होता है, आप एक मेकनिज़म बना हुआ है कि इसको डील करना है बीट अफसर ने। उस इलाके का एक बीट अफसर होगा रात का। बहुत सारी एजेंसीज़ रात को वॉच कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं। जैसे डॉल्फिन है लाहौर के अंदर, उसके अलावा गश्त पर SHO फिर रहा है, एक SP सिक्योरिटीज़ रात को गश्त कर रहा है। लेकिन जो ये सब लोग रिस्पॉन्ड तो करते हैं किसी भी किस्म का जो है वो जुर्म की रिपोर्ट आ जाए 15 पर, लेकिन इसको डील करना है उस इलाके का बीट अफसर जो उस रात ड्यूटी पर है या दिन में ड्यूटी पे है। तो वो सबसे पहले तो उसकी कोशिश होगी कि वो इन दोनों पार्टीज़ को अपने पास थाने बुला ले। अगर तो वो सीरियस किस्म का ऑफेंस है तो वो दोनों को सुनता है। यानी ये अब कानून से भी मावरा बात है कि जुर्म हो गया है, जुर्म होने के बाद वो लोगों को बैठा के उनकी कोई पंचायत करा रहा है वहाँ पे, लेकिन अमली तौर पर ऐसा हो रहा है इस तरह के ऑफेंसेस में, एक्सीडेंट के केसेस के अंदर। पुलिस जो है अब इसमें लॉयर और इसका बिहेवियर जो है अवाम का, अगर तो आप अब पुलिस की एक अथॉरिटी है, पुलिस जो है उसमें मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं करती। पुलिस का ख्याल ये है कि जब हम अपनी जगह पर बैठे हों तो हमें कोई इंटरफेयर ना करे, हमें कोई आगे कानून की बातें ना समझाए, हमें पता है। और एक अनरिटन बात यह है कि अगर 100 दरख्वास्तें पुलिस स्टेशन में आती हैं तो 5 या 10 ऐसी दरख्वास्तें हैं जो हर्ट फैमिली के अंदर, मैं 10 से ज़्यादा नहीं समझता कि 100 हादसात में से जो हर्ट फैमिली के हैं उसमें से सिर्फ 10 के ऊपर FIR होती है, 90 के ऊपर पंचायत होती है। 90% ये जो मामलात हैं ये थाने में ऑपरेशन विंग में ही ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ बैठ के लोग समझते हैं अब एक्सीडेंट केस है, जितना भी आप ज़ोर लगा लें बेलेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल ऑफेंस में अब जो है वो उसको अगले दिन बेल मिल जाएगी। अब वो मुद्दई को भी पता होता है कि इसको बेल मिल जानी है, इसलिए वो भी कोशिश करता है किसी तरह से ले दे कि मेरी जो है वो मुझे कुछ मिले और मैं जो है वो इसको निकलूँ इसमें से। और जो मुल्ज़म है उसको भी पता है कि मैं किसी तरह जो है ना वो मुद्दई भी लेना चाह रहा है, वो बाज़ दफ़ा देना चाह रहा है। तो 90% केसेस में एक्सीडेंट में जब लोग इकट्ठे होकर जाते हैं तो वहाँ पर बात जो है वो किसी और तरफ रुख अख्तियार कर जाती है और FIR दर्ज नहीं होती। तो इसमें यूजुअली यंग लॉयर जो है वो अगर साथ चला भी जाए, लेकिन वो उसको पता हो कि मैंने कैसे असिस्ट करना है। अगर वो अपनी बातों से इस तरह की कानून की बातें करे जी FIR कर दो, तो ना तो आप जिसके साथ गए हैं वो आपको पसंद करेगा और ना वो पसंद करेगा जिसके ख़िलाफ़ हो रही है। तो अल्टीमेटली वहाँ आपने प्रूडेंट रोल प्ले करना है कि वहाँ पे जाके आप अपने क्लाइंट को जो है, अगर आप जाएँ तो इसमें कोई इतना बुरा नहीं है। मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने मुझे थाने जाने से मना किया और अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी नहीं गया थाने में। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि काम की समझ तब लगती है जब आप इसके अंदर उतरें। तो अब जो है वो मुझे अब समझ लगी कि वो चूँकि हमें डिटेल से इतनी सारी बातें वो समझाने से बेहतर है, ये इसके इफ़ एंड डोंट्स हैं। मैं यहाँ पे ये ज़िक्र करूँगा कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कितना बात करनी है, कितनी नहीं करनी। अब यूजुअली ये समझाई नहीं जा सकती, इट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। अब नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड, अंडरस्टैंडिंग एक्वायर नहीं होती। अब सिचुएशन के अंदर आपने बिहेव करना है। मैं फिर वापस लूडो की तरफ जाता हूँ कि लूडो में हर बार जब नंबर आते हैं तो हर बार मौके पर फैसला करना है, और वो इतना बाज़ दफ़ा आपकी कहीं एक बात इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि आप अपने क्लाइंट को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी तरह ही जो ले मैन है उसको समझ नहीं लगती ये बात करनी है या नहीं करनी। तो हम अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाए तो उसके पीछे जाने वाले को कोई ख़तरा नहीं होता कि वो जो पीछे जाएगा उसको भी बिठा लेंगे, ऐसा नहीं होता। यूजुअली वहाँ पे एक ही मकसद होता है कि मोज़ीज़ीन आएँ, इलाके के लोग आएँ, इकट्ठे होकर वहाँ पे बैठें और उन दोनों की मुफाहमत करा दें, और ज़्यादातर तो वो लोगों की हैसियत देखी जाती है। तो ऐसी स्टेज पे अगर आपका कोई क्लाइंट आपको टच करता है तो उसके पीछे जाना कोई मायूब बात नहीं है। अगर आप थाने में जाते हैं और वो वहाँ जाके फिर वही बात आ जाती है कि आपको इंसानी नफ्सियात भी पता होनी चाहिए कि एक प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो एक उसका एक जो है वो एक इंस्टिंक्ट है इंसान की, कि एक जब भी दो शख्सियात मिलती हैं तो एक शख्स जो है वो प्राइड का शिकार हो जाता है और दूसरा शख्स जो है वो प्रेजुडिस का शिकार हो जाता है। या देसी ज़ुबान में यूँ कहा जाए कि एक बंदा कहता है कि ऐसी किसी तो घाटा, तो दूसरा कहता है कि जी ऐसी तो जनाब ये क्या चीज़ है ना, इसमें क्या ऐसी बात है। यानी एक खाम खा प्राइड का शिकार हो जाता है। और एक ये जेन ऑस्टन ने फ़िलासफ़ी पेश की थी बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले, तो आज भी इसी तरह ही इम्प्लीमेंट हो रही है कि दो शख्सियात जब भी मिलती हैं तो उनमें से एक प्राइड का शिकार हो जाता है, दूसरा प्रेजुडिस का शिकार हो जाता है, खाम खास सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, दूसरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। तो उस कॉम्प्लेक्स की वजह से वहाँ जाके बुकला हज़रात जब थाने में जाते हैं
तो वो लोग उनको लेके जाते हैं कि ये तो पता नहीं जाते ही उसको खा जाएगा। अब वो बेचारे को ये नहीं पता कि मैंने जाके कैसे वहाँ पे बिहेव करना है। वो जाके अगर बात करता है रीज़नेबल तरीके से, तो किसी पुलिस अफसर को ज़रूरत नहीं है कि एक्सीडेंट के मामले में उससे कोई बदतमीज़ी करे। लेकिन अगर वो जाके वो ऐसी बातें करे जो वो नहीं सुनना चाह रहे, वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के, क्योंकि जुरिस्डिक्शंस हैं, अनरिटन है कि जब भी वो आएंगे कोर्ट्स के अंदर तो उनका रवैया और तरह का होगा, जब आप थाने में आपको मिलेंगे तो उनका रवैया और तरह से होगा। आपने इस बात को समझना है बतौर वकील कि जिस तरह वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं जब वो अदालतों में आते हैं और वो आके बड़ा सबमिसिव और बड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको और माहौल नज़र आएगा। वो क्योंकि उन्होंने 24 घंटे ड्यूटी करनी है, तो वो अब वो उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है उन बेचारों के लिए, वहाँ पे कोई जो है वो सहूलियात नहीं है, उनको कोई फंड्स नहीं आ रहे हैं। तो आप वहाँ पर अजीब माहौल देखेंगे थाने में कि उधर ही मुलज़म बैठा हुआ है, उधर ही धोती पहन के वो जो है पुलिस वाला बैठा हुआ है। बल्कि एक बार मुझे किसी ने बताया, जो मेरा दोस्त था, अपना क्लाइंट था जनूबी पंजाब से, उसने कहा ये जुर्म हो गया। मैंने कहा जब पुलिस स्टेशन चले जाओ। अगले दिन उसकी कॉल आई, जी मैं तो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर था पुलिस स्टेशन, आपने कहा था, मैं वहाँ चला गया। और जब मैं वहाँ गया तो वो इर्द गिर्द उन्होंने मुझे बैठा लिया, उन्होंने कहा जी क्या हुआ। हालांकि वो एक गरीब पर्सन था, तो उस बेचारे से वो सारी विसिनिटी जो है वो साफ़ कराई उन्होंने, वो उसको काम शाम करवाते रहे। और अल्टीमेटली आखिर में सो ये कह दिया कि जाओ फ़लाँ जो तुम्हारे गांव का चौधरी है उधर बैठ जाओ, हमारा एक्सपाई आएगा, वहाँ बैठ के इस पर बात करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है। अब ये प्रैक्टिकली मुझे पता नहीं था यहाँ बैठ के कि मैंने उसको कह दिया जी मेरा ख्याल था 1.5 की। यानी ये बातें पता होनी चाहिए कि मेरा जो क्लाइंट मुझे फ़ोन कर रहा है उसके लिए कितनी हार्डशिप है। पुलिस स्टेशन में जाना, बतौर मुद्दई जाना कितना मुश्किल है, बतौर मुलज़म जाना तो बहुत ही मुश्किल है। और वो जो बेचारा थानेदार है उससे भी बड़ी मुश्किलात हैं। और हम लोग जो वकला हज़रात हैं, हमारा जो है वो हम किसी और स्टेशन से बात कर रहे होते हैं, हम सीधा, हमें पता ही नहीं होता। ऐसे बच्चे लोगों के, जिन लोगों ने कभी भी जो घरों की पंचायतों में नहीं बैठे, जिनको किसी भी जगह पे साथ एसोसिएट नहीं किया गया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग वकला बन के वहाँ पे वहाँ चले जाते हैं अपना पुलिस स्टेशन में। तो वो जो बात ख़त्म हो जाने वाली होती है वो बाज़ दफ़ा हमारे जैसे नौजवानों की वजह से आगे चलने लग जाती है। और इसके साथ एक और जज्बा भी शामिल है कि चूँकि बुरे तजर्बात जो हैं वो पुलिस वालों के साथ अटैच हैं, वकला के बुरी यादें वाबस्ता होती हैं। मैंने अक्सर महसूस किया है कि बुरी यादें वाबस्ता हैं। लाइफ में बहुत सारे ऐसे हादसात होते हैं जिसमें उनकी अपनी पर्सनल ग्रजेस वकला के साथ होते हैं। चूँकि ये इन्होंने एक दूसरे के सामने हर जगह पे खड़े होना है, कई जगह पे जिरा के अंदर वो फ्रीक बन के आ जाते हैं। तो वो अपनी बुरी यादों की वजह से भी वो दूर से ही वो अंदाज़े लगा रहे होते हैं कि अगर वकील साहब आए हैं तो वो डेफ़िनेटली इनसे अच्छा बिहेव नहीं करना। कुछ ऐसे वाक़यात जो पर्सनल जो है उनके नफ्सियाती मसाइल हैं पुलिस के, वो भी हमें सामने नज़र आते हैं जब हम पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन इस सारे से निकला जा सकता है जब आप अपने रवैये से और अपनी बात से आप पुलिस की अथॉरिटी को तस्लीम करें। यानी उस वक़्त जो पुलिस अपनी अथॉरिटी, एक छोटा सा अगर नायब कासद या चौकीदार भी हो तो उसकी भी एक अथॉरिटी है। वो चाहे तो आपको जो है अंदर जाने दे, वो चाहे तो आपको अंदर ना जाना दे। अगर आप चाहते, आपके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है कि आप जी लाजमी आप उसको सुना जाए उस वक़्त जब आप चाह रहे हैं। तो अगर मेरा ये एक्सपीरियंस है कि चाहे आपको वार्डन रोके, चाहे कोई पुलिस वाला रोके या आप पुलिस स्टेशन जाएँ, अगर आपका रवैया हम्बल है और आप अपने जो डिमीनर, जो आपके जो है वो बॉडी लैंग्वेज से ये ज़ाहिर करें कि आप उनकी अथॉरिटी को तस्लीम कर रहे हैं, तो पुलिस से अच्छा रवैया वकील के लिए कम से कम मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर आप उससे, आपकी बॉडी से ऐसी वेव्स निकलें जिससे उसे लगे कि आप जो है वो उसको समझाने, पढ़ाने और उससे जो कन्फ्रंट करने के लिए आ गए हैं, तो वो फिर जो है वो मिसबिहेव करेगा। तो ये आपकी डिग्निटी बड़ी स्टेक पर होती है कि जब आपके साथ आपके दोस्त जाएँ और वो गुस्से में आपको बैठने के लिए भी ना कहे, तो वो उससे जो क्या है वो नफ़रत बढ़ती है, वो वहाँ मिसबिहेव करते हैं। इसकी जो वकील साहब, अब वो वहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रही होती, वहाँ से तो आ जाते हैं, तो अगले दिन जब अदालतों में वो आते हैं तो वहाँ पर वो फिर मिसबिहेव करते हैं। तो एक खाम-खा की जंग शुरू हो जाती है, जबकि एक्सीडेंट की हद तक मामला बड़ी आसानी के साथ वाइंड अप होता है। पुलिस जो है वो उसको यूजुअली इसमें फ्रीक नहीं बनती। इस तरह के मामले में उनकी कोशिश होती है कि हम इस मामले को थाने में ही समेट दें और इसकी FIR ना दर्ज हो। और टू माई एक्सपीरियंस एक्सीडेंट के केसेस में अनफॉर्चुनेटली इसका डिसीजन भी ट्रायल कोर्ट से अमूमन नहीं होता। लोग बेचारे आके थक जाते हैं और एट दी एंड या तो वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, या वो एक ऐसा स्मॉल काज कोर्ट है, कोर्ट्स जो में जो प्रैक्टिस चल रही है
ये उस कैटेगरी का ऑफेंस है कि इसके अंदर अल्टीमेटली मुद्दई जो है वो थक हार के घर बैठ जाता है। तो इसमें वो जो अगले 10% आगे आते हैं उनको भी कुछ नहीं मिलता। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो हम यहाँ पे देखें ना CRPC काम आ रही है ना PPC काम आ रही है, यहाँ पे सिर्फ एक एक्सपीरियंस काम आ रहा है कि हमने बात से निकलना कैसे है। तो वो बड़ा आसान है। अगर आप मुद्दई की तरफ से जाएं तो आप भी इस ताक में रहेंगे कब हमें वो मुनासिब डील करते हैं, और अगर आप मुलज़म की तरफ जा रहे हैं तो आप FIR से, बेल बॉन्ड से, सपुर्दारियों से बच रहे हैं। तो इसमें मौके पर और आपस में डील कर जाना बेहतर है। यानी ये एक्सीडेंट की सिर्फ मैंने बात की। अब इसी की जो दूसरी कैटेगरी है वो बॉडी हर्ट है। ये बड़ा वास्टली इस्तेमाल होता है, रोज़ाना झगड़े हो रहे हैं, एग्रेशन लेवल्स डिफरेंट लोगों के डिफरेंट हैं। तो हमें प्रैक्टिकली पता हो कि हम मुद्दई की तरफ से आए हैं तो क्या होना है और मुलज़म की तरफ से आए तो क्या होना है। इसके अंदर भी वकील साहब का जाना या क्लाइंट का जाना इतना को बुरा नहीं है अगर आप हर्ट केस में साथ जाते हैं। सिर्फ एक उसमें जो कबाहत है वो मैं इससे अगली कैटेगरी में वो बयान करूँगा। तो जब आप मुद्दई की तरफ से जाते हैं, आपने एप्लीकेशन लिखी है, अब आप अगर बहुत ट्रेंड हैं, आप अच्छे लॉयर हैं, आपको गिरफ्त है, तो आप ऑनलाइन भी इसको असिस्ट कर सकते हैं। कि शुरू में आपने सबसे पहला स्टेप यही है कि जी आप अगर ज़ख्मी हैं और मुद्दई हैं तो हर सूरत कोशिश करें कि आपका मेडिकल हो। अब वो मेडिकल का पूरा प्रोसेस है, उस पर एक सेगमेंट होगा कि वो कैसे मेडिकल करवाना है, आगे क्या मसाइल हैं। 1-2 मॉडल केसेस मेरे पास हैं, यानी उनमें पूरी एक हेक्टिक एफर्ट हुई। तो अल्टीमेटली आपने पुलिस स्टेशन से डाकट लेके और एक स्पाई को लेके आपने जाना है करीबी हॉस्पिटल में, RHU में, रूरल हेल्थ जो है वो RHC होता है, रूरल हेल्थ सेंटर, और BHU होता है, बेसिक हेल्थ यूनिट, जो रिमोट एरियाज़ हैं और शहरों के अंदर हॉस्पिटल्स होते हैं। तो बॉडी हर्ट के केसेस में भी पंचायतें होती हैं, पहले दिन कोई FIR नहीं होती है ये जो, और उसके अंदर वो जो है ना लोग जो हैं वो भी दोनों पार्टियों, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि सिर्फ एक ने मारा हो, दोनों के पास मेडिकल होते हैं, दोनों के पास कोई ना कोई एक मौक़िफ़ होता है। और ये जब तक पुलिस की प्रैक्टिस ये है कि मेडिकल क्लियर होकर नहीं आता तो वो दोनों को ही लटकाते हैं। यानी उसमें वहाँ पे दोनों की बातचीत हो रही है बार बार, और वहाँ पर जो एक अजीब पंचायत लगी हुई है, वहाँ पर बार बार मौजूदीन आते हैं। इसमें भी सेम वही रेशो है 90-10 की, कि 90% लोग जो हैं वहाँ पर जिसको जो है वो मौजूदीन कहा जाता है। मौजूदीन से मुराद ये है कि जो दोनों तरफ से फ्री जो समझाने बुझाने के लिए इलाकाई लोग आते हैं। तो ये भी मामलात कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। और वो जो लोग बड़े प्रूडेंट होते हैं, जो लोग आप जिनको समझते हैं ना कि इन्होंने धोतियाँ पहनी हुई, चादरें बांधी हुई हैं, तो उनके पास लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो वकील साहब अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो वो वही बात करें जो उन्हें सूट करती है वहाँ पे। वो ऐसी बातें ना करें अगर वहाँ पर जा रहे हैं कि जिससे उनकी लड़ाई बढ़ जाए। तो यहाँ भी अब देखिए, मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ तो आप कहेंगे ये तो कानून से कहीं हट गया है, लेकिन ये रवायत है। मैंने बताया आपको कि कानून और रवायत कुछ और है। हम यहाँ पर सिर्फ अनटोल्ड बातें बताने के लिए बैठे हुए हैं। कानून के लिए बेशुमार किताबें मौजूद हैं, मैंने भी पढ़ी हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। तो ये रवायती बात है कि बॉडी हर्ट के केसेस में जहाँ पर दोनों तरफ से इंजरीज़ होती हैं, मैं तो ये भी बड़ा डेयरिंगली कह सकता हूँ कि उसमें पनिशमेंट नहीं होती। हमारे पास जज साहब थे तारबानी साहब, 2003 में ये बात उन्होंने मुझे कही थी कि मैं जब मर्ज़ी चाहूँ जो है वो क्रॉस केस के अंदर कंप्रोमाइज़ करवा सकता हूँ। वो प्रैक्टिस क्या थी कि वो दोनों को वो हर रोज़ सुबह बुला लेते थे कि तुम्हारी कल डेट है, सारा दिन खड़े रहो। अल्टीमेटली मैंने पूछा सर ये क्या हम जाती नहीं कर रहे इस तरह से, इनको फटाफट इनकी सुलह करा के? उनका नहीं, ये हमें मेहनत करवाते हैं आखिर तक, और ये कभी नहीं होता कि अभी आखिरी दिन फ़ैसला सुनाया जाए। दोनों को डर होता है कि मुझे सज़ा ना हो जाए, तो वो आखिरी दिन से पहले भी ये कंप्रोमाइज़ कर आते हैं। तो जहाँ पर दोनों तरफ से इंजरीज़ हैं एक जैसी हैं तकरीबन, तो उसमें तो FIR के बाद भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो हर्ट केसेस यूजुअली कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं 90% थाने के अंदर। और यहाँ पर वकील साहब चले जाएं या अपने क्लाइंट को रिमोट एंड से डील करते रहें और उसको जो अपनी असिस्टेंस देते रहें। वो क्या असिस्टेंस है कि अगर मेडिकल नहीं हो रहा तो वो मजिस्ट्रेट साहब से मार्क करवा के दे दें एप्लीकेशन। अगर वो मुलज़म है तो मेडिकल को चैलेंज कर रहे हैं। अगर FIR हो गई है तो प्री रेस्ट में जाना है। मतलब ये तो अलग-अलग बातें हैं। अभी मैं सिर्फ इस मौजू पे बात कर रहा हूँ कि आपने थाने को कैसे अटेंड करना है। तो यहाँ पर भी यूजुअली जब एक्सीडेंट में तो पहले ही मुलज़म उनके पास होता है, और एक्सीडेंट में अगर वो भाग जाए तो वो प्री रेस्ट करा के आता है। और बॉडी हर्ट केसेस में भी अगर तो दोनों इंजर्ड हैं तो वो पहले तो थाने आएंगे दोनों अपना अपना मौक़िफ़ देने के लिए। तो फिर आगे जाके उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि दूसरा फ़र्ज़ किया ज़्यादा ज़ख्मी हो गया, किसी की हड्डी टूट गई है या कुछ ज़्यादा सीवियर होता जा रहा है, तो वो दूसरा अपना प्रोसेस दरमियान में छोड़ देता है जिसको कम चोटें लगी हुई हैं, तो वो वेट करता है कि मैं प्री रेस्ट कराऊँ। तो वकील साहब जो हैं उनका ज़्यादा काम थाने में नहीं है।
मैं फिर वही कहता हूँ कि मैं ये जो तरगीब दे रहा हूँ, अगर मेरे उस्ताद देखेंगे तो वो लाजमी पूछेंगे कि भाई आप ये क्या सजेस्ट करते फिर रहे हो, हमने तो आपको कभी नहीं सिखाया कि आप थाने में जाएं। लेकिन जो अब जो वक्त बदल रहा है, इस वक्त की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप प्री ट्रायल असिस्ट नहीं करते, असिस्टेंस से मुराद ये है कि जुर्म हुआ है और FIR प्रॉपर नहीं हुई तो इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि तमाम जराइम हुए होते हैं, लेकिन सेफली सेइंग कि 90% FIR जिस तरह बयान की जाती है वो झूठी होती है। जुर्म हुआ होता है, यानी हत्ता के 302 तक के केसेस में पुलिस ये करती है कि वेट करती है कि लोग अपना मज़मून दें, और उस मज़मून यूजुअली सच्चा नहीं होता, क्योंकि उनका ख़्याल ये है कि जो हमारा लीगल सिस्टम है उसके पास ऐसी जो है वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मटेरियल एविडेंस इकट्ठी कर सके। तो वो ओरल एविडेंस पर रिलाई करते हैं, जो असल गवाह हैं उन पर रिलाई नहीं करते, और FIR लिखी झूठ। और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि ऐसी जो झूठी FIR जो लिखी जाती हैं इस पर लोग सज़ाए मौत भी हो जाते हैं। लेकिन एक पुलिस का अपना निज़ाम है जिस पर वो बड़ा सख्ती से अमल करते हैं, यानी बहुत गलत हो सकते हैं, उनके बहुत बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन बहुत कम, यानी 98%, मैं एक दो दफ़ा सिर्फ देखा है मैंने, 98% वो 302 के मामले में वो गलत बंदों को इन्वॉल्व नहीं करते। शुरू में मौका दे देते हैं, मुद्दई को छोड़ देते हैं उसके हाल पे कि तुमने जो लिखाना लिखा दो। अगर वो वहाँ पर, और हमारी अदालतें सिर्फ उस FIR को देखी जाती हैं जो वहाँ पर बैठ के खड़ी होती हैं उन्होंने, अल्टीमेटली जो है वो जो बॉडी हर्ट के मामलात हैं उसमें प्री ट्रायल असिस्टेंस की ज़रूरत है कि जब आप FIR लिख रहे हैं तो उसके वो बुनियादी इंग्रेडिएंट पूरे होने चाहिए ताकि उसको सुप्रीम कोर्ट तक पढ़ा जाना है। तो ये असिस्टेंस तभी मुमकिन है कि जब आप वकील अपने क्लाइंट से राब्ते में हो, ना कि 173 की रिपोर्ट उसके सामने जब रखी जाए तो उसको पता लगे कि बहुत सारे ऐसे काम थे जो पीछे करने वाले थे और क्लाइंट ने अपनी इनोसेंस में नहीं किए। तो वो तभी मुमकिन है कि जब हम उसके साथ राब्ते में आ जाएँ। एक और बात मैं यहाँ ऐड करूँगा कि पहले ज़माने में PTCL होता था, वकील हजरात शाम के दफातर उन्होंने बनाए हुए थे, उन दफातर में लोग उन्हें मिलने के लिए आते थे। अब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अब आप 24 आवर अपने क्लाइंट के राब्ते में हैं, और उस 24 आवर में आपसे जो भी वो सवाल पूछेगा आप इतने वेल इक्विप्ड हों कि आप उसके लिए अच्छा फ़ैसला करें। जब आप उसके लिए अच्छा फ़ैसला करेंगे तो उसका अच्छा नतीजा निकलेगा और वो आपके साथ अटैच हो जाएगा। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो वक्ती तौर पर चाहे उनका मामला कंप्रोमाइज़ हो जाए, चाहे आपको कोई पैसे ना मिलें उसके अंदर से, लेकिन अल्टीमेट गुड यही है आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि वकालत एक बरगद का दरख्त है। इसने फ़ौरी तौर पर आपको 2 या 3 महीने में या 6 महीने में बहुत ज़्यादा फल नहीं दे देना। आपने ये अल्टीमेटली नस्लों का काम है। जब आप लोगों से अच्छा बिहेव करते जाएंगे तो वो एक तरह का सीड है जो आप ज़मीन में आप बो देंगे, जिसने बड़ा होना है और उसके बाद उसने पौधा बनना है। जब आप आगे जैसे जैसे लाइफ में आगे चलेंगे तो वही शख्स जो आपके पास क्लाइंट बन के आया है वो आपका सोर्स बन जाएगा। तो यंग लायर को क्लाइंट और सोर्स में फ़र्क पता होना चाहिए। क्लाइंट वो बंदा है जो उसके पास काम करवाने के लिए आता है, और जो सोर्स वो है जो उसको आगे काम भी देता है। तो सोर्स के साथ और बिहेवियर है और क्लाइंट के साथ और बिहेवियर होता है। तो लोग आपका सोर्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो आपकी मार्केटिंग करेंगे, मैन टू मैन मार्केटिंग करेंगे। वो बताएंगे कि वो फ़लाँ शख्स था, उसने हमें बचा लिया, उसने हमें प्रोसेस में नहीं डाला। तो अल्टीमेटली लोगों को आपकी अच्छाई नहीं चाहिए, लोगों को रिलीफ़ चाहिए। अब वो रिलीफ़ तब भी मिल सकता है जब आप उन्हें दुरुस्त मशवरा दें। जिसको पैनाडोल की ज़रूरत है उसको पैनाडोल दें, जिस बंदे को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है उसकी ऑपरेशन ना करें उसका, और उससे अगर वो ऑपरेशन होगा बेचारा फौत हो जाएगा। आप वो ये आपका जो है वो आपसे जो बड़ी सीक्रेट जो है वो ड्यूटी एक लॉयर को के ऊपर इम्पोज की गई है, या वो उसे महसूस करनी चाहिए ये ड्यूटी कि हमने गलत एडवाइस नहीं देनी, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। अगर हम अच्छा रवैया अख्तियार करेंगे तो हम अच्छाई के और सच्चाई के नुमाइंदे बन जाएंगे। अगर हम बुरा रवैया अख्तियार करेंगे और अपने आप को माशी तौर पर अच्छा करने की कोशिश करेंगे या खुशहाल करने की कोशिश करेंगे और गलत एडवाइस देंगे तो हम कभी खुशहाल भी नहीं होंगे और हम बुराई के नुमाइंदे बन जाएंगे। तो हमें अल्टीमेटली गुड और उसका अच्छाई का नुमाइंदा बनने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं तीसरी कैटेगरी से मैंने नक्शे अमन बयान की। तो नक्शे अमन क्या है? 107, 151 ये बड़ा ख़तरनाक टूल है पुलिस के पास। ये अमूमन थाने में जब जाते हैं तो वो जब दोनों फ्री कैन का नज़्म व ज़ब्त आपस में मेंटेन नहीं होता
तो उन्होंने प्रैक्टिस ये बना ली हुई है कि वो उस वहाँ बैठ के वो देखते हैं कि दोनों लड़ने लगे हैं, झगड़ने लगे हैं। वहाँ अमूमन वो लॉयर्स के साथ तो ये सलूक नहीं करते कि वो उनको भी बंद कर दें लॉयर्स को, लेकिन क्लाइंट्स को, वो बेचारों को, वो देखते हैं कि ये कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो वो उन दोनों को बंद कर देते हैं। जी इनसे हमने सुबह इनको पेश करना है, और वो जब उसकी रपट लिखी जाए 107 151 की, 107 ज़वादफ़े और 151, 107 में ये लिखा हुआ है कि जी उनको जज के पास पेश किया जाएगा, 151 में इख्तियार है इनको गिरफ़्तार करने का। यानी इसमें ये कहा जाता है कि जुर्म हुआ नहीं है, अभी ख़तरा जुर्म का, और वो 24 आवर के लिए ये एक बतौर टूल पुलिस इसको इस्तेमाल करती है। यानी कि जब आप थाने जाएं या आप अटेंड करने के लिए जाएं, इस तरह के हर्ट केसेस में आप ग्रुप्स की शक्ल में जाएं, तो ऐसे जज्बाती लोगों को साथ ना लेके जाएं कि उनकी लड़ाई की वजह से आपका भी वो कलंदरा बना दें। इसको अपनी ज़ुबान में वो कलंदरा कहते हैं, ये नक्शे मन का कलंदरा बना दिया। बंदा गिरफ़्तार हो तो 151 का बनता है, ना गिरफ़्तार हो तो 107 150 का कलंदरा बना के तो पुलिस वाले इसको भेज देते हैं। तो इसके अंदर भी यही 107 151 यानी उन्होंने आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर देना है अगर आप थाने में बदतमीज़ी करेंगे। अगर आप बतौर एक दूसरे के साथ तूतकार करते हैं, गिरेबान पकड़ते हैं, या एक आध मिनट के लिए भी स्कफलिंग कर लें, तो ये समझे बोनस है जो आपको फ़ौरन मिल जाएगा। और उस बोनस का वैसे मैंने फ़ायदा होता है देखा कि जब रात वो दोनों हालात में अंदर रहते हैं तो वो रातों रात ही कंप्रोमाइज़ हो जाता है। और बाज़ दफ़ा टैक्टिक्स के तौर पे पुलिस जब देखती है कि ये दोनों हमारा वक़्त ज़ाया कर रहे हैं और हमें इनसे अभी कोई फ़ायदा नहीं होना मज़ीद, तो वो ये भी मुमकिन है कि वो ख़ुद जानबूझ के भी कलंदरा बना देते हैं। लेकिन यहाँ वकील सेफ़ होता है, वकील साहबान को वो अमूमन इस तरह के कलंदरों में इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन जब वो पर्सनल हो जाएँ वो, या वो ऐसी बात करें कि बात को बिगाड़ने की कोशिश करें, तो फिर जो है फिर भी वो 107 151 मैंने किसी वकील साहब की थानेदार को करते नहीं देखा, लेकिन वो फिर डेरोगेटरी वर्ड यूज़ करता है। वो ऐसे रात के अंधेरों में बुरी अल्फाज इस्तेमाल करता है, या मारपीट तक भी बाज़ दफ़ा वो चला जाता है। तो उसका रद्दमल फिर वकला की तरफ से अगले दिन अदालतों में नज़र आता है। तो वो दोनों घर जो हैं, वो दोनों जो मतलब अदारों को शर्मिंदगी होती है इस तरह के अमल पर। तो हमारे बिहेवियर जो हैं वो तय करते हैं कि हमने तो रोज़ जाना है। फ़र्ज़ किया अगर हम थाने जाते हैं तो हमें तो रोज़ जाना है। तो अगर इस तरह के मामलात में, बॉडी हर्ट में, अगर आपको पुलिस अफसर बुला रहा है और एफआईआर दर्ज नहीं है, तो मेन एक्यूज़ को साथ ले जाना बाज़ दफ़ा ख़तरनाक होता है। कि उस वक़्त आप तब तक मेन एक्यूज़ को साथ ले जा सकते हैं जब तक आप उधर वॉच कर रहे हैं कि जो डॉक्टर है उसने मेडिकल क्लियर नहीं किया। अगर मेडिकल क्लियर नहीं है जब तक, उस वक़्त तक आप थाने में मुलज़िम को बगैर उसके भी ले जाएंगे तो वो बहुत सारे लोग जो गए होते हैं तो वो उसको पकड़ नहीं सकता बाज़ दफ़ा। अगर जैसे ही उधर से वो जुर्म क्लियर होता है, यानी ये थाने में नज़र रखना बहुत ज़रूरी है इस केस में बतौर अवाम के हमें, कि हमारे ख़िलाफ़ मेडिकल कहीं क्लियर तो नहीं हो गया और जुर्म कौन सा लगा है। तो वो जो जुर्म अगर लगा है काबिल दस्तंदाजी, तो एफआईआर भी फ़ौरन ही हो जानी है, और फिर हमें वेट करना चाहिए। अगर वो पुलिस अफसर हमें बुलाता है तो हमें एग्जैक्ट मुलज़िम को या उसके किसी भाई को या करीबी अजीज़ को नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि वहाँ वकील जाके बात करे और वो अपनी प्री अरेस्ट करवा के फिर शामिल तफ्तीश हो। तो उसके बाद अस्कात हमल की मैं बात करूँगा। ऐसे जो ऑफेंसेस हैं तो ये भी पंचायतों वाले मामलात हैं। इसमें जो है पुलिस वाले जो है वो फौरी तौर पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करते। बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस होते हैं कि वो जब जेन्युइन किसी के साथ कोई मामला हुआ हो, यानी इस सारे मामले को अपनी ज़ुबान में इंक्वायरी कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली ऐसी किसी इंक्वायरी का हमारे फ़ौजदारी कानून में कोई उसका जो है वो तसव्वुर मौजूद नहीं है। तो इसमें जैसे हाउस टेस्ट पास कामन है, वो भी सेम इसी तरह ही बिहेव करना है हमने। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, इसके अंदर आप डाल रहे हैं 354 औरतें झगड़ती हैं, ये भी इसी कैटेगरी में डाल रहे हैं हम। 440 है सेम, यानी इसके अंदर वकील साहब का वहाँ पर जाना और बाज़ दफ़ा मुल्ज़मान का वहाँ पर जाना इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी जो है वो पुलिस अपने ज़ाती रिसोर्सेज भी क्लाइंट को इस्तेमाल करने दें। अगर उसका कोई पुलिस वाला जानने वाला है या कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी जानने वाला है, तो वो अगर उससे पहले बात करवा दी जाए और वो जो है वो उसे बताया जाए कि ये अपना मौक़िफ़ बताना चाह रहे हैं, तो इसमें इसको गिरफ़्तार ना किया जाए। लेकिन कुछ अनसेफ़ होता है अगर आप फ़ौरन ही चले जाएँ। तो ये हमारी चूँकि कम्युनिटी पाकिस्तान में इस तरह लिव कर रहे हैं कि लोग, ये मुश्किल नहीं होता कि एक बंदे के लिए 10 बंदे पीछे चले जाएँ थाने, और वो पुलिस वाले को ये अपनी शोटियाँ लोग दे देते हैं कि जी ये कहीं भागता नहीं है, यहाँ पर है। और बतौर मुद्दई आपके पास क्या है कि अगर आप एफआईआर दर्ज करा देते हैं तो फिर किस तरह आपने पुलिस से रेड करानी है, पुलिस से बात करनी है। तो ये भी एक अहम बात है। तो ये सारी बातें, यानी ये कोऑपरेशन और ये गुफ्तगू जो है वो कोई भी लॉयर या कोई भी अवाम जो है वो जाके, अवामी आदमी जो है वो, आम आदमी जो है वो जाके पुलिस से बात कर सकता है, इसमें यानी कोई हर्ज नहीं है।
अब दूसरी बात हम सेकंड की तरफ चलते हैं कि जो थेफ्ट फैमिली है। अब थेफ्ट फैमिली जो है, चोरी है, रॉबरी है, डकैती है, एक्सटॉर्शन है और आधा डकैती में ज़ख्मी करना, ये बड़ा सीरियस सा ऑफेंस है। इसमें अगर तो हम मुद्दई हैं तो पुलिस हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप सब्र करें। अगर आपने मुलज़म पकड़ के भी दे दिया तो वो आपको ये कहेंगे कि आप इसको फ़िलहाल नामज़द ना करें, इसके साथी भाग जाएंगे, हमें आप थोड़ा सा वेट हमें करने दें, हम इसके साथियों को पकड़ना चाह रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली कानून में ये लिखा है कि जी 14 दिन के अंदर मामले को आप वाइंड अप करें। अब 100 एक मेरे पास वली के ख़ान का एक केस था, वो पूरे लाहौर में अफ़गान गैंग के नाम से मशहूर थे, तो 100 केसेस थे उनके ऊपर। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जी 100 केसों को 14 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। जी इकट्ठा रिमांड देना है कि थाने का 30-30 40-40 उनके ख़िलाफ़ एफआईआर्स थी। तो इसमें ऐसे जो थेफ्ट फैमिली के जो केसेस हैं, इसके अंदर पुलिस को टाइम चाहिए होता है। 14 दिन के अंदर वो ये काम नहीं कर पाते, वो बेचारे मजबूर हैं। लेजिस्लेशन ने उनके लिए कुछ नहीं सोचा। नैब के लिए उन्होंने 90 दिन का रिमांड कर दिया। यहाँ पे उनको ये इख्तियार नहीं दिया कि वो मखसूस हालात में उनका रिमांड 14 डेज़ से बढ़ सके। तो अब उन्होंने अपने लिए एक खुद ही तरीका बना लिया हुआ है कि वो बंदों को पकड़ के बिठा लेते हैं। अब ये हमारी टर्म है कि गिरफ़्तारी दिलवाना, यानी ऐसे मुलज़मान की गिरफ़्तारी दिलवाना भी एक काम है। मेरा एक इचरे का क्लाइंट था, तो उसको उन्होंने 3 महीने जो है वो एक सीआईए ने बिठाए रखा और उसने बेचारे ने जाके वहाँ बाथरूम के अंदर जो तेज़ाब था वो पी लिया। उसने कहा जी मुझे सिर्फ़ आप पेश कराएँ। यानी इस तरह के मुलज़म को उसके पीछे आने वाले को भी बुरा समझा जाता है, जो आम आदमी है, बहन भाइयों के अलावा जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं। और ये बड़े चांस होते हैं कि अगर उसका भाई है, बाज़ दफ़ा अगर वो बहुत सख्त जान किस्म का मुलज़म है, वो रिकवरी नहीं दे रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसके अंदर उसको जो है उसके भाई को पकड़ लेते हैं, उसके बाप को पकड़ लेते हैं। यहाँ कत्तन इस फैमिली में थेफ्ट फैमिली जो है ये 382, यहाँ जब बंदा को काबू आ जाता है, गलत बंदों को वो अमूमन काबू नहीं करते वो ऐसे बंदों को जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वो जो काबू आ जाता है इसके अंदर, तो उसके पीछे वकील साहब अगर डायरेक्ट जाएंगे तो वो उसको बहुत ज़्यादा नापसंद करती है पुलिस, कि अगर अनलेस अदरवाइज़ कि अगर वो कोई रिश्तेदारी इस्टेब्लिश कर दे कि जी मेरा चचा का बेटा है, फिर भी यहाँ पे कानून से बाला ही बाला काम हो रहा होता है। और जो समझदार वकील है वो ये कोशिश करता है कि मैं इस बात पर पुलिस को कायल करूँ कि मुझे अननेसेसरी उन मुकदमों में मुलव्वस ना करें जो मैंने नहीं किए। वरना ये होता क्या है कि बाज़ दफ़ा जब कोई ऐसा स्नैचर काबू आता है उनके, जिसने जेन्युइन जुर्म किए हुए हैं, तो वो मानता भी है कि मैंने 10 जुर्म किए हैं, लेकिन मोबाइल छीनना इतना आम हो गया, लोग एफआईआर नहीं कराते। जब उन्हें पक्का पता लग जाता है कि ये बंदा मोबाइल छीनने वाले ग्रोह से इसका ताल्लुक़ है या मोबाइल छीनने वाला है, तो वो अपनी नामालूम मिसलें जितनी हैं उसमें 8-10 उसको डाल देते हैं, उसकी इंकशाफ लिखते हैं अपने पास। और वो अगर उनसे आप बातचीत ना करें या उन्हें कायल ना करें या उनकी सिंपैथी ना लें, तो वो अननेसेसरीली भी वो बंदे को इन्वॉल्व कर देते हैं। उन्हें ये तो पता लग जाता है ना कि ये बंदा मुतलका है, ये बंदा है चोर डकैत है, लेकिन लोगों ने नहीं एफआईआर्स कराई। अगर वो ना मिले उनको तो उन्होंने अपना खाता पूरा करके अपने क्लियर कर देना उसको। तो ऐसे बंदे बाज़ दफ़ा महीनों के हिसाब से पुलिस की इलीगल कस्टडी में रहते हैं। इसे हमें एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, जो लोग बात समझते हैं कि अगर हम इसमें मुदाखलत करेंगे और जाके 22 से 22B के ज़रिए अदालतों को इन्वॉल्व करेंगे, तो पुलिस अगर उसने नहीं भी करना तो वो 10-20 एफआईआर उसके ऊपर डाल देगी। तो उसके जो बहन भाई हैं उनको भी समझना है कि हमने इसको, लेकिन कई मामला ऐसे हैं कि जिसके अंदर हमने ज़बरदस्ती में मुदाखलत करनी पड़ जाती है। हमें पता भी होता है कि ये बंदा, अब एक मेरा क्लाइंट था, मुझे हमेशा से इसका अफसोस रहेगा कि वो शख्स पहले डकैत था, डकैत होने के बाद उसने सज़ा लेके आके वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बसर करने लगा। उसने किसी प्रॉपर्टी डीलर को पैसे दिए, उसने उसको मकान गिरवी पे नहीं लेके दिया, और उसने जो है वो काफ़ी दफ़ा गया उसके पास अपना भट्ट चौक टाउनशिप में, तो उसने पैसे उसको नहीं दिए। तो उसने मुझे कॉल की उस बंदे ने कि देखें सर मेरे पैसे नहीं वो दे रहा। मैंने कहा उसे प्यार मोहब्बत से ले लो। अब उसने क्या किया अमल कि जब उसने पैसे नहीं दिए तो वो जो उसे लेने गया तो उस प्रॉपर्टी डीलर ने उसको मारा। अब वो 40+ था बंदा, मुझे जो है ना उसने उसको मारा पीटा। उसने बाद में बताया कि मैं मार खाता रहा, मेरे पास अपना पिस्टल था, लाइसेंसी था। मारने के बाद जब मैं बाहर निकला, मैंने सिर्फ पता नहीं था कि ये इसको अपना पीछे कॉक हुआ है कि नहीं हुआ। कहता मैं फिर अंदर गया हूँ, जो मार खा के जब मैंने चेक कर लिया मेरा पिस्टल ठीक है, मैंने उसके ऊपर रख दिया। मैंने कहा लाओ मेरे पैसे दो। अब ये एक्चुअल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर वो कहता है कि उसने मेरे आगे मिन्नतें शुरू कर दी, मैंने छोड़ के बाहर आ गया हूँ। कहता जैसे ही मैं बाहर निकला उसने मेरे पीछे मेरे पर फायर किए।
फिर कहता मैंने उसके ऊपर रख के उसको मारा और उसको उसने कत्ल कर दिया। अब ये बेसिकली एक पर्सनल ग्रज था उसका उसके साथ, उसने कोई अच्छा अमल नहीं किया, लेकिन उसको पुलिस ने पकड़ के बिठा लिया। अब बिठाने के बाद वो कई महीने रहा, वहाँ से वो मेरे से बात करता रहा CIA से, और मुझे ये कायल कर रहा था कि मेरी बीवी को ये बताएं कि मुझे ये इन्होंने छोड़ देना है, ये मुझे वैसे या इसी मुकदमे में चलान करेंगे, ये मेरा पुलिस मुकाबला नहीं करेंगे। लेकिन उस दौर के अंदर ऐसा हुआ कि उसकी अप्रूवलें ली गई, उसका सारा पिछला रिकॉर्ड लगाया गया डकैती का, हालांकि वो उसमें पता नहीं सज़ा लेके आया था या क्या था। तो अल्टीमेटली वो उसकी मैंने खबर चलते देखी जी, वो भागने लगा था, तो उसको जनाब पुलिस मुकाबला हो गया, उसकी फर्दर कोई आगे जो है वो रेमडी नहीं हुई। तो इस तरह के केसेस में कई दफ़ा जब आपको पता हो कि ये वहाँ पर गलत बिठाया हुआ है, और वो अगर चाहे वो 10 खर्चे भी कम से कम उस पर झूठे हो जाते, लेकिन वो कम से कम मरता ना। तो ये सिचुएशन के हिसाब से हमने बिहेव करना है। लेकिन 99% या 98% पुलिस जो है वो अपना कोर्स करती है। जब वो ये सारा प्रोसेस कर लेती है तो वो शुरू करती है 399 401 से। उन्होंने एक FIR देनी होती है कि जब हमने फ़लाँ जगह पे घात लगाए, मुलजमान पकड़े हैं जिन्होंने कहा जी कि हमारा आधा डकैती से बैठे हैं, बिलोंग्स टू जो है वो गैंग है। तो यहाँ जब उन्होंने डाल के गिरफ्तारी पेश करनी है तो उसके साथ गिफ्ट आता है 13, 20, 65 का। तो ये अमली तौर पर ये 2 FIR और उसके साथ ही वो उसको जो है, अगर तो उन्हें पता लग जाता है कि ये और कुछ नहीं किया हुआ, तो बाज़ दफ़ा बहुत रेयर चांसेस है वो उसको जुडिशल कर देते हैं, या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स के ज़रिए उनका रिमांड लेना शुरू कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा हीनियस हो तो उनको शनाख्त परेडों के लिए जेल में बंद कर देते हैं। तो ये एक हेक्टिक प्रोसेस है। तो हमने देखना है कि अगर हम मुद्दई हैं इस तरह की FIR में, तो तब भी सब्र करना। हमने जाके वहाँ पुलिस को पुश नहीं करना कि जी आज ही मुझे इंसाफ दे दो, इसको फ़ौरन थाने अदालत में पेश कर दो। पुलिस बेचारी वो ढूंढ रही होती है कि उसके ज़रिए साथी मुलजमान को, आपकी जो चीज़ें गुम हुई हैं उनको ढूंढ रही होती है। तो बतौर मुद्दई हमें पुलिस से जाके लड़ना नहीं चाहिए, उससे ये कोऑपरेशन मांगना चाहिए, उससे, उसके सुपरवाइजरी अफसर से, SP से, कि जनाब मेरी रिकवरी पूरी करके दें। क्योंकि अगर वो पकड़ा गया, वो जेल भी चला गया, आपकी चीज़ें रिकवर नहीं हुई, तो आपको क्या फ़ायदा बतौर मुद्दई। तो हमें वहाँ कोऑपरेशन बनता है। हम अगर उसके मुद्दई के वकील हैं तो हम प्यार मोहब्बत से उससे बात करें, उससे मिलें, उसे अप्रिशिएट करें कि उसने एक मुलज़म को रखा हुआ है। तो उसको जो अब ये जो है वो रवायतन उसका सारा ख़र्चा बाद दफ़ा वो उठा रहा होता है, उसका मुलज़म का, उसको उसने दाएँ-बाएँ रखा हुआ है, अपने अफसरों से साइड पे रखा हुआ है। तो ये सारी वो बातें हैं जो मतलब अमूमन जो है वो किताबों में या कहीं भी कोई नहीं मानता कैसे होता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा ही हो रहा है कि इन लोगों ने उनको प्राइवेट जगहों पे रखा हुआ है, उनके ज़रिए वो गैंग पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो बतौर मुद्दई उनके वकील या मुद्दई हमने उसको स्पेस देनी है कि वो उसको ऐसे जो हार्डन क्रिमिनल है वो उससे मैक्सिमम बरामदगी करे और उसके साथी मुलजमान को पकड़े, और वो उसकी अगर गिरफ्तारी नहीं भी डाल रहा तो हम उसे स्पेस दें, लेकिन उसे ये बार बार बावर करवाएं कि आप इसको छोड़ोगे नहीं, अगर आप छोड़ोगे तो हम आपको इसमें माफ़ी नहीं देंगे। और बतौर मुलज़म इसके पीछे बतौर वकील कतन जाना नहीं बनता कि हम वहाँ जाएँ और उसकी कोई बात करें। उसको बड़ा बुरा समझा जाता है। थेफ्ट फैमिली में आप लोगों के पीछे जाएँ बतौर वकील, तो वो कहते हैं शायद ये इनकी सरपरस्ती में सारा कुछ हो रहा है। तो आप यहाँ पर अपने क्लाइंट को बतौर टूल यूज़ करेंगे। उसका कोई भाई है, उसका कोई अज़ीज़ है, उसको आप कहेंगे कि आप जाएँ, उससे बातचीत करें उनको, ताकि वो देखे, वो ख़ुद वो जाँच रहे होते हैं कि इसके पीछे आने वाले कौन लोग हैं, या प्रोफेशनल है नहीं है। लेकिन इसकी मतलब नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आई कि हमने अगर किसी भाई को भेजा तो उसने उसको भी बैठा लिया। उसकी कोशिश होती है कि मैं इससे रिकवरी कराऊँ। मेरा एक क्लाइंट था, मुझे याद है कि उसने MCB बैंक जो है वो लूटा, तो पुलिस ने उसके बैंकों से पैसे निकलवा लिए। वो था भी पुलिस मुलाज़म उस वक़्त जो है। तो वो पुलिस ने अपना काम अपने तरीके से करना है। होना तो ये चाहिए कि लेजिस्लेशन ये तरीके उसको बताए कि ये तरीके, इस तरह फँस जाओगे तो ये तरीक़ाकार इख्तियार करें आप। मसलन जैसे मैं एक प्रपोज़ करता हूँ कि एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद अगर लड़का वहाँ से भागा नहीं है जिसने, या बंदा जिसने एक्सीडेंट किया है, उसे और तरह से ट्रीट करे, लेजिस्लेशन उसके लिए और कानून साजी करे, और जो भाग जाता है उसके लिए और करे। ये तो समझ में भी आता है। कम से कम उस बंदे को राहत मिलनी चाहिए जो बंदा वहाँ खड़ा होता है। अब एक नई बात है कि जो बेचारा मेरा एक क्लाइंट था, वो बुज़ुर्ग आदमी था, वो व्हीकल एक अपना गाड़ी चलाता था, उसकी लड़कियों को लेके जाता था स्कूल। तो सुबह सुबह उसने जो है वो लड़कियों को स्कूल को में छोड़ा और जा रहा था रास्ते में, तो बैग लटके हुए थे, उनसे एक पुलिस मुलाज़म लग के वो बेचारा गिर गया। तो वो कहता है वो उसकी अपनी औलाद नहीं है, लड़कियों ने शोर किया, उससे उतरा, उसने उसको पानी पिलाया, 1122 को बुला के ख़ुद उसने अपना कार्ड उसको दिया, और वो बच्चियों को जो कि पेपर थे वो कॉलेज छोड़ के वापस उस अस्पताल में गया, उसकी टिकट लेके आया मेरे पास कि मैं वो जो पार्किंग की, और उसके बाद एक अगले अस्पताल में गया उसको ढूंढने के लिए।
तो उसके साथ क्या हुआ कि चंद दिन बाद उसके घर पुलिस आई कि जी आपके खिलाफ़ एफआईआर होगी उस आईडी कार्ड देने की वजह से। तो हमें यहाँ पर एक लेजिस्लेशन की ज़रूरत है कि हम लेजिस्लेट करें कि अगर एक्सीडेंट में अगर बंदा खड़ा हो जाता है तो उसको विक्टिमाइज़ ना किया जाए, वरना एक रॉन्ग प्रैक्टिस माशरे में चली जाती है। इसी तरह पुलिस अगर कुछ सर्टन चीज़ें उनको स्पेस देनी चाहिए, उसके अंदर ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि उन्हें ये इल्लीगल एक्ट ना करना पड़े। वो करते हैं बेचारे में, उसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं उनके पास। अब वो अगर इस तरह नहीं करेंगे तो वो किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं थेफ्ट फैमिली के अंदर प्रपोज़ नहीं करता कि किसी भी लॉयर को जो है वो ख़ुद से जाना चाहिए और जो उसके पीछे जाने वाले हैं वो भी मोहतात होकर जाएं। और अदरवाइज़ तो कई ऐसे ट्रेंड आएंगे जो उसके पीछे कोई आता ही नहीं है और वो महीनों जो है वो अपने इस प्रोसेस से गुजरते हैं और वो रिपीटर बन जाते हैं। तो इसमें यही सूट करता है कि अगर वो बेचारा इन रस्तों का मुसाफिर बन गया है तो हम अपनी असिस्टेंस को अदालतों से शुरू करें जब वो जुडिशल हो जाता है। अब तीसरी आ जाती है इसमें फ्रॉड फैमिली, इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं। अब जो है वो जो फ्रॉड फैमिली है इसके अंदर उन्हें पुलिस को समझने में भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये 420 66 71 बनती कैसे है। ये वाइट कलर क्राइम है, इसके अंदर बड़ी पंचायतें होती हैं, इसमें वकला जाते हैं, इसके अंदर जाना चाहें चले जाएं, वही पिछले वाला डिसिप्लिन है उसको फॉलो करें। और इसमें जैसी कोई एफआईआर डायरेक्ट नहीं होती अमूमन, इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि आप जाके थाने में देंगे तो दरख्वास्त वो मार्क हो जाती है किसी को, वो सुनता रहता है, वो बार बार बुलाता है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा। और वो उसके बाद कुछ एफआईआर ऐसी हैं जो अप्रूवल के साथ होती हैं, ये भी एक अलहदा से इन्होंने अपनी एक साइंस बनाई हुई है जिसमें ये सारे फ्रॉड फैमिली के केसेस शामिल हैं कि आप 499 एफ की एफआईआर इख्तियार ही नहीं है एसपी के अप्रूवल के बगैर, एक ने सुनना है, फिर डिप्टी ने सुनना है, फिर एसपी ने सुनना, और हर जगह पे असिस्टेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट को मुकम्मल असिस्टेंस दें। लोग जो हैं वो ख़ुद पूरी बात समझाने की कोशिश करें पुलिस को कि किस तरह से जुर्म कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। और इसके बाद जैसे मैं मिस कर गया था कि हर्ट फैमिली के अंदर भी 354A है, 506 जो जान से मारने की धमकियाँ हैं, ये भी बगैर एसपी के अप्रूवल के नहीं होती। ये चूँकि तो हर बंदे दूसरे को कह रहा था मैं जान से मार दूंगा, अगर ये एफआईआर का ढेर लग जाए वहाँ पे तो अल्टीमेटली ये 400 और 489 चेक की एफआईआर हो गई, 420 467 468 471। ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है इस लिहाज से कि इसके साथ सिविल केसेस के ढेर चल रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा ये बस एहतियात करनी यंग लॉयर ने कि अगर उसको आता है तो वो इसके अंदर इंटरफेयर करे, वरना बाज़ दफ़ा हम अपना ओपिनियन दे के एक्सपोज हो जाते हैं कि यानी ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग बाबे जो 420 66 71 की एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसको फेस करते हैं बतौर मुल्ज़म, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं। उन्हें फ़ौरन से पहले पता लग जाता है कि ये जो वकील है इसको कितना काम आता है। तो लिहाजा यहाँ पर आपका क्लाइंट जो है वो बहुत ट्रेंड है 420 468 471 में, तो उसको असिस्टेंस भी बड़ी अच्छी चाहिए। तो अच्छा पढ़ के अच्छी बात करें वहाँ पे जाके, लेकिन उनको साथ लेके चलें। यहाँ बात सुनी भी जाती है और यहाँ को जाना इतना मायूब भी नहीं है। अल्टीमेटली एंड पे डिसीजन होता है कि इसमें एफआईआर होनी है या नहीं होनी है। उसके बाद डेफिनेट एफआईआर की तरफ आते हैं कि यानी कुछ एफआईआर के अंदर यानी जो लाजमी एफआईआर हैं जिसमें मसलन मंशियात फरोशी है, प्रैक्टिस ये है कि 9A की एफआईआर नहीं आ रही। अब 9A उन्होंने खुद ही कोई अपना आपस में नोटिफिकेशन बना दिया है कि अभी हमने पहले 3/4 आती थी जिसमें 100 ग्राम से नीचे चर्च की एफआईआर पुलिस नहीं दे रही है। अब उसके बाद 9B है 1000 ग्राम तक, और 9C है। मंशियात फरोशी हो गई, नाजायज़ असला हो गया, हवाई फायरिंग हो गई, दहशतगर्दी हो गई, मजहबी जुनूनियत के हवाले से जो है वह एफआईआरें, डेरोगेटरी कलमात बोलना, और जो शराब नोशी जो है वो करता अगर कोई बंदा पकड़ा गया, तो ये वो डेफिनेट एफआईआर हैं जो पुलिस को बड़ा पसंद है, उनको मार्क्स मिलते हैं, उनके नंबर्स हैं। ये उनकी इंटरनल अपनी कोई रैंकिंग है कि जो वो SHO अगर कोई डकैत पकड़ता है, कोई चोर पकड़ता है या मंशियात फरोश पकड़ता है, नाजायज़ असले वाले लोग, या हवाई फायरिंग जो है या आतिशबाजी पकड़ता है, तो वो उनको मार्क्स मिलते हैं और वो कत्तन कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है किसी मंशियात फरोश को हम छोड़ दें। यानी वो उनको तो अगर लेकिन वो नाजायज़ भी नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि आपको पकड़ेंगे आप पे चार्ज डाल देंगे, वो हैप्चुअल ऑफेंडर्स को पकड़ते हैं। अब रवायत क्या है? कानून तो ये है जिससे पकड़ा जाए वो दे, रवायत ये है कि जो काम करता है और अगर उन्हें इतला मिल गई ये काम करता है तो उन्होंने पकड़ के पास से डाल के उसको बुक कर देना। उन्होंने अपने इलाके में जुर्म नहीं होने देना। यानी ये एक अनरिटन सी बात है, ये वो ऐसे कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? अब इसके पीछे लेजिस्लेशन वाले सोचेंगे कि उनको रास्ता दें। अदरवाइज़ वो क्या है, अपने इलाके में जो मंशियात फरोशी कर रहा है, बहुत कम होता है कि जो 1000 जो 1200 1300 ग्राम तक, 1400 1500 ग्राम तक भी ये कोशिश करते हैं कि हम पास से डाल दें।
यानी वो, लेकिन जिसको डालते हैं वो बंदा क्रिमिनल होता है, पहले से रिकॉर्ड याफ्ता होता है, इलाके में बेच रहा होता है, सैकड़ों लोगों को आलूदा कर रहा होता है, और उस यानी मेरे पर नहीं वो डालेंगे, कभी भी नहीं होगा ऐसा कोई केस मंशियात के हवाले से नहीं आएगा किसी इनोसेंट आदमी को उन्होंने डाल दिया। हाँ, विक्टिमाइजेशन पे शुरू हो जाती है। अगर वो 2-3 दफ़ा सज़ा लेके आ गया है, वो चाहे काम नहीं भी कर रहा, तो बाद दफ़ा उसके बारे में उसके मुखालफिन रॉन्ग रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसके ऊपर वो बेचारे पर उसके ऊपर भी FIR शुरू हो जाती हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी इसमें होती हैं, लेकिन इस तरह के मुल्ज़मान के पीछे भी फ़ौरी तौर पर जाना कुछ अजीब है। हवाई फायरिंग की हद तक होता है कि वो बाज़ दफ़ा टॉलरेट कर जाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा आपका हाथ पड़ जाए। इसमें तो खुद IG भी मंशियात फ़रोशी में आ जाए और कहे कि कभी भी नहीं कहेगा कि छोड़ें इसको। तो इसमें सिफारिशें करवाना, बातचीत करना और जाके उनको कायल करना, वो एक फ़जूल सी बात है। यानी आपको पता होगा ये डेफिनेट FIRs हैं, ये वो पोर्शन है, यानी जुर्म को देख के भी आपने फ़ैसला करना है कि मैंने इससे अब कैसे बिहेव करना है। तो जैसे ही ये आपको पता लगे कि ये मामला हैं, दहशतगर्दी का जैसे मामला है, इसमें कैसे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, बल्कि जो भी पीछे आएगा उन्होंने उसको भी इन्वेस्टिगेट करना है कि भी ये कहीं इसकी मुल्क दुश्मन जो अनासर है उनसे रब्ता तो नहीं है, कहीं इसका मजहबी जुनूनियत अगर हुई है तो उस पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो, उसमें तो किसी को मिलने नहीं देते मुलज़म को, कहीं उसको मार ही कोई ना दे, उसका दोस्त बन के कोई ना मार दे। तो अल्टीमेटली ये वो जो जराइम है डेफिनेट, लेकिन फैमिली ने तो जाना है। अगर आप मुद्दई हैं, मंशियात फ़रोशी में आप मुद्दई नहीं हो सकते, नाजायज़ असला कभी कभार ये भी पुलिस वाले मुद्दई हैं, हवाई फायरिंग भी पुलिस ही अमूमन देती है, दहशत, यानी वो सारे तकरीबन FIR जिसमें पुलिस खुद मुद्दई बनती है। तो इसमें बतौर मुद्दई तो किसी ने जाना नहीं है, बतौर मुलज़म भी जो जाता है उसको इतना रिलीफ़ नहीं मिलता, बल्कि वो जो है वो जाने से जो शर्मिंदगी होती है इसमें कि भी आप ऐसे मुलज़म के पीछे मत जाएँ। अब आ जाती है अबडक्शन फैमिली। इसके भी 2 पोर्शन है, एक सीरियस और एक नॉन सीरियस। सीरियस कौन सा है? जिसमें अगवा है, अगवा बराए जो है वो कत्ल है, या मिसिंग पर्सन के केसेस हैं, या मिसिंग चाइल्ड्स के केसेस हैं। तो ये वो केसेस हैं जो सीरियस नौइयत के हैं, अगवा में इसको सीरियस जाना जाता है। और जो दूसरा पार्ट है इसका जिसमें नॉन सीरियस या जिसमें कोई रिलैक्सेशन है, वो अगर कोई आगे कहता है जी मेरी बेटी जो है वो कोई अगवा करके ले गया है, तो वो पहली पुलिस को पता होता है कि भी इसमें यकीनन उसकी बेटी शामिल हो सकती है, तो वो उसको थोड़ा सा जो है ना फ़ौरन रिपोर्ट नहीं करते अपने पास। दूसरे वाले मामले को वो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इसको इंक्वायर करते हैं। वो देखते हैं कि ये कहीं रॉन्ग रिपोर्टिंग ना हो जाए। ये उनका एक प्राइवेटली खुद साख्ता एक मैकेनिज़्म है कि वो असेस करते हैं कि ये है या नहीं है। और मैं तो बल्कि इस वीडियो के ज़रिए मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करूँ लेजिस्लेशन को कि उनको रास्ता दें, हम ऐसे रास्ते बनाएं, ऐसी लेजिस्लेशन कानून साजी करें कि उनको इस तरह की बददियानती और गलत काम ना करना पड़े। तो वो बेचारे अपने पास देखते हैं, इसको असेस करते हैं कि ये अगवा हुआ है नहीं हुआ, ये कहीं खुद से तो नहीं चला गया। चाइल्ड के हवाले से भी वो वेट करते हैं। फिर लोगों को बिल्कुल मिसिंग पर्सन हो, तो ये भी उन्होंने पुलिस ने अब अच्छा काम किया है कि उन्होंने वेबसाइट्स ऐसी मेंटेन कर ली हैं कि जिसमें वो मिसिंग जो पर्सन है, वो जो फोतशुदा लोग हैं, जो मुर्दा खाने के लोग हैं, उनकी तस्वीर लगा रहे हैं, जिनको वो दफना चुके हैं उसको भी अपडेट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये हमें जो मिसिंग चाइल्ड और मिसिंग पर्सन है वो उसमें भी थोड़ा देर से ही FIR देते हैं इसके अंदर, कि वो देखते हैं कि शायद कोई बंदा आ ही जाए कहीं से, और वो थोड़ा सा डिले करते हैं इसके अंदर भी। यानी अगर जाना पड़े मुद्दई के साथ तो कोई कबाहत नहीं है। और लड़की वाले मामले में मुलज़म की तरफ से अमूमन नहीं जाना चाहिए। अगर वो वाकई लड़का किसी की इज़्ज़त ले गया तो वहाँ पर जाके वकला हज़रात उसकी वकालत करें, तो ये वैसे ही नामुनासिब है। यानी माशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर सूट नहीं करता कि आप मुलज़म की जगह पे वहाँ वकील जाके खड़ा हो जाए और वो वहाँ पे अपना रोल प्ले करने लगे। तो उसमें डेफिनेटली जो लोग हैं वो ख़ुद ही इसको एडजस्ट करें। आप रिमोट एंड पे बैठ के वकला पीछे से उनको ऑपरेट करें, वहाँ पे आपका सामने खड़े हो जाना आपकी डिग्निटी के लिए बेहतर नहीं है। अब इस तरह उसके बाद मॉरल क्राइम फैमिली है, जिसमें जो मैं समझता हूँ जो जिनसी हमले हैं 376, 511, 376, 377, यानी ये जो सेक्सुअल असाल्ट करना, सेक्सुअल असाल्ट की कोशिश करना, उसको एग्जीक्यूट करना, सेम सेक्स सेम जेंडर के अंदर करना, किसी जानवर के साथ या किसी जो है वो अपना मेल ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो जिनसी तौर पर मुलव्वस होना। तो ये भी जो जितने भी ये ऑफेंसेस हैं, इसको भी फौरी तौर पर, ये नहीं कि जैसे ही ये ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुआ FIR हो जाएगी। इसके लिए पुलिस ने पिछले दिनों तो लाहौर के अंदर अलहदा से सेल बना दिया था, और इसमें एक SOPs जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं उसको फॉलो करने की कोशिश की जाती है कि अगर कोई खातून है तो उसका खातून ही मेडिकल करे और ख़ातून ही इन्वेस्टिगेशन अफसर हो अगर वो विक्टिम है तो उसमें भी थोड़ा सा इसको इंक्वायर करते हैं, इल्ज़ामात को देखते हैं,
और बच्चों वाला और पोर्नोग्राफी पे कोई माफ़ी नहीं है। और उसमें जो बालिग़ अफ़राद पर जो हमला होता है उसमें वो फिर देखते हैं कि शायद ये कहीं इल्ज़ाम ना लगा रही हो जो लड़की है, तो उसको भी एग्ज़ामिन करते हैं, लेकिन ये एफ़आईआर दर्ज हो जाती है अगर आपका मेडिकल उस के साथ कॉरस्पॉन्डिंग मेडिकल अगर आ जाता है और वो सपोर्ट करता है डायरेक्टली कि इस और उसमें बिल्कुल कोई सीधी सी मेडिकल में बात अगेंस्ट ना आ जाए कि ऐसा हुआ ही नहीं है। तो फिर भी लेकिन जो हालात हैं, जो हमारे करंट प्रिवेलिंग सिस्टम चल रहा है, तो पुलिस इसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं करती कि इस तरह की बात कोई मीडिया पर आए कि फ़लाँ शख्स पर या औरत पर कोई जिनसी हमला हुआ और उसकी एफ़आईआर ही दर्ज नहीं हो रही। तो इसमें भी बड़ी तेज़ी के साथ एफ़आईआर हो सकती है। जो पीछे असिस्ट करने के लिए जा रहा है उसको चाहिए कि वो फ़ौरन वाइंड अप करे। इसमें भी बड़ा चांस होता है कि कोई भी शख्स जिसके साथ ज़्यादती हुई है, तो कन्वेंशन या रवायत ये है कि वो उसको रिपोर्ट ही नहीं करना चाह रहा होता कि भाई मैं रिपोर्ट करके ज़्यादा गंदा हो जाऊँगा। तो वो भी इसमें भी बहुत सारे कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं अगर इसमें मुअज़्ज़िज़ीन और समझदार लोग इसके अंदर शामिल हो जाएँ। उसके बाद आते हैं पब्लिक सेफ्टी फैमिली। पब्लिक सेफ्टी में मैंने पहले तफ़सील से बता दिया, पतंगबाज़ी, लाउड स्पीकर एक्ट, डबल सवारी। तो पब्लिक सेफ्टी फैमिली जो है ये भी इसमें 99% जो है वो एफ़आईआर हो जाती है। इसमें जो है वो फ़ौरी तौर पर क्विक एक्शन की ज़रूरत होती है। यानी उसमें पुलिस वालों ने तो बाज़ दफ़ा जब वो पतंगबाज़ी की एफ़आईआर दे रहे होते हैं तो तहरीरी इस्तग़ासे बना के रखे होते हैं, सिर्फ नाम फ़िट करना होता है उसके अंदर। तो ये देते क्यों हैं एफ़आईआर? बेसिकली इसलिए देते हैं कि जहाँ पब्लिक सेफ्टी इन्वॉल्व होती है वहाँ पर इंसाफ पिछले दरवाजे से निकल जाता है। यानी अब पतंगबाज़ी कैंपेन्स चलती हैं, इनसे रिक्वायर किया जाता है कि आप थाने वालों से कि आप 20 एफ़आईआरें 10-10 एफ़आईआरें सब ने देनी है, बाहर निकलें। अब डॉल्फिन लाहौर में काम कर रही है, वो बेचारे जो है वो ड्रोन के ज़रिए छतों को पहले ऑब्ज़र्व करते हैं कौन बच्चे उड़ा रहे हैं। प्रैक्टिस ये है कि बाज़ दफ़ा बच्चे उड़ाते हैं तो उनके वालिदैन को पकड़ के ले जाते हैं, उन पर एफ़आईआर हो जाती है। छोटे बच्चों को जुवेनाइल होने का फ़ायदा मिलता है। तो वो मकसद एक ही होता है कि गर्दनें कट रही हैं इसके अंदर, अगर कुछ लोगों को एग्ज़ैम्पलरी पनिशमेंट हो जाए तो वो फिर अगली बार अपने बच्चों को रोकेंगे। बल्कि मैं बहुत अरसा जो है वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये क्यों एफ़आईआर्स होती हैं शुरू में, बल्कि मैं बड़ा इस चीज़ को बुरा मनाता था कि एक छोटा बच्चा अगर उससे कोई काइट बरामद हो गई है तो उसको जेल जाना पड़ता है, जबकि 13-20-65 बेलेबल था उस वक़्त, तो उसको पिस्टल वाले को फ़ौरन छोड़ देते हैं। तो मैं बड़ी जगह ये आर्गूमेंट करता था कि ये क्या दोगलापन है, उसको हम मुजरिम बना रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये मुझे बात समझ लगी कि जहाँ पब्लिक सेफ्टी इन्वॉल्व हो जाती है, जहाँ पर कलेक्टिव बेटरमेंट जो है वो मुमकिन है, थोड़ी बहुत कि चंद लोगों को जो कि वाक़ई वो जुर्म कर रहे थे, उनको थोड़ा-सा हिला के या अलार्म करके, तो अगर हमने बहुत बड़ा फ़ायदा लेना है तो कुछ लोगों को पनिश कर देने से और वो उस भट्टी से गुज़ार देने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो जैसे मैंने बताया हवाई फायरिंग है, अगर हम इसको नहीं रोकेंगे, कुछ लोगों को विक्टिमाइज़ या कह लें कि एग्ज़ैम्पलरी पनिशमेंट नहीं देंगे, तो वो एलपीजी के साथ 4-4 दुकानें जल जाती हैं। अगर वो कैंप इसमें ये बेचारे पुलिस वालों के पास टाइम ही नहीं है। ये जिनको पकड़ते हैं इनको फिर डेफ़िनेटली एफ़आईआर देते हैं। उन्हें पता है कि आज हमने अब गदागर को पकड़ के क्या होता है? अब गदागरी एक्ट में इनको अफ़सर कहते हैं कि जी आपने 10 एफ़आईआरें देनी है। तो वो गदागर को जो लेके आता है सिपाही, वही शर्मिंदा फिर रहा होता है और जज के सामने पेश होता है, वो अपने पास से जेब से जुर्माना देकर उसको छोड़ देता है। एक फ़िज़ूल एक्सरसाइज करते हैं। क्यों करते हैं जी? वो पीछे से एक जनाब कॉल चल गई थी, आज गदागरों के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से तो अब बहुत सीरियस हैं, इनकी अलग-अलग अदालतें बन गई हैं। गैस की चोरी के हवाले से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। प्राइस कंट्रोल में जो है वो भी कलेक्टिव गुड की बात है माशरे की। तो इसमें जैसे अपना व्हीलिंग वग जो लड़के करते हैं, अब वो उसको चूँकि उस ट्रेंड ना बन जाए कि व्हीलिंग कर रहे हैं, बेचारे वो अपने माँ-बाप के भी किसी काम के नहीं रहते जब वो गिर जाते हैं। तो हेलमेट ना लेने से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बाद दफ़ा सख्त स्टेट हो जाती है। तो ये इसको मैंने पब्लिक सेफ्टी फैमिली कहा, ऐसे क्राइम्स को। फैमिलीज़ क्या हैं? क्राइम ग्रुप ऑफ क्राइम्स हैं। तो पब्लिक सेफ्टी की ये फैमिली के अंदर आने वाले जितने जराइम हैं, इसके अंदर एफ़आईआर हो जानी होती है। और इसमें चांस ही होता है कि भी अगर किसी वजह से आप बंदे को थाने से जाकर छुड़ा लें, अदरवाइज़ उन्होंने एक प्रोसेस है और इसके अंदर तकरीबन 90% ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनको ऑपरेशन विंग डील कर रहा होता है। तो ये मुहर्रर के हाथ में होता है। ऑफ द रिकॉर्ड बात ये होती है कि इस तरह के मुल्ज़मान को वो थोड़ी सी रियायत भी देते हैं, देखते हैं अगर हार्डन क्रिमिनल नहीं है तो रात को शख्सी ज़मानत पे छोड़ दिया, सुबह अदालत में ले आए। प्रैक्टिस ये है कि जो लोग काम करने वाले वकला हैं उन तक ये क्लाइंट कभी पहुँचता ही नहीं है। वहीं पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो हमारे नायब कोर्ट हज़रात हैं, उन लोगों ने ही वहाँ पे उन्हें सारा तरीका वहाँ बैठ के बताते हैं कैसे करें वैसे करें। यानी वो उनका पपेट बन जाता है क्लाइंट
यहाँ पे सिर्फ ये समझने वाली बात है कि जो छोटे क्राइम हैं जो कि पब्लिक सेफ्टी के फैमिली के हैं, तो इसमें आप बाज़ दफ़ा हम ब्लैकमेल तो हो रहे होते हैं जब हम जाते हैं पुलिस के पास, क्योंकि उनका इख्तियार है, वो हमें पेश करें ही ना, तो हमें वो कहेंगे हमने नहीं करना पेश, या मैंने धूप में खड़ा करना, तो वो हम उस वक्त वक्ती तौर पर तो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अपना वकील मुकर्रर कर लें तो वो ज़्यादा मुनासिब होता है, ना कि उन पर लाए करके उनको वकील मुकर्रर करने दें, तो वो अल्टीमेटली आपको पता भी नहीं होता वो आपके साथ क्या हो रहा है। तो वकील अपनी मर्ज़ी का ज़रूर चॉइस करें, उनके साथ जो कोऑपरेशन है उसको अलग करें, उनका कोऑपरेशन और वकील का कोऑपरेशन अलग-अलग होना चाहिए। तो इसमें जो छोटे पेटी ऑफेंसेस हैं ये इस हद तक कोर्ट्स के अंदर ये एक ईवल डिज़ाइन हो चुका हुआ है कि वकला तक पहुँचते ही नहीं हैं, और जो मतलब उनके साथ होती है फिर हम तो यहाँ वाच करते हैं कि पहले स्टेप पे उनको वो पीछे जो है वो पुलिस से विक्टिमाइज़ होना शुरू होते हैं। यहाँ ऐसे टाउट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं लोगों के अदालतों में आके कि जिनको ये नहीं पता होता कि जो है वो वकील बन के पोस्ट करते हैं, वो पैसे आपसे निकलवा लेते हैं और वो फिर आपका केस लगता भी नहीं है, आपको बार बार बुलाते रहते हैं, या फिर लग जाता है तो वो आपको कहते हैं आपको जुर्माने करवा देते हैं, आपको सज़ा याफ्ता बना देते हैं। तो यानी ये काफ़ी हद तक जो पब्लिक सेफ्टी फैमिली में अगर आम आवाम इसको ख़ुद से हैंडल करने की कोशिश करती है, उनको अच्छा लग रहा होता है कि वकील की बजाय जो हमने पुलिस वाले हमें प्रोटोकॉल दे रहे हैं, रात को उन्होंने बंदा छोड़ दिया, सुबह हम आ गए हैं, हथकड़ी को आप हाथ में पकड़ के अंदर पेश हो गए हैं, तो वो ख़ुद ब खुद ही काम हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ सेग्रीगेट करके काम करें, उनको जो वो अपनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं और उसको अलहदा करना है, और जो सर्विसेज वकील की हैं उसको अलहदा करना है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ जहाँ पर लाग सिस्टम है, जो गांव के लोग हैं वो इस लाग को समझते हैं। बल्कि ऐसा होता था कि जब बारात जाती थी तो वो वहाँ पर लागी आ जाते थे कि जी ये हमारे गांव के लागी हैं, जी ये जनाब हमारे लागी से मुराद ऐसे परमानेंट सर्विस देने वाले लोग जो उस गांव में जिनको जो काम करने के एवज़ जो है पैसे मिलते हैं, तो वो गांव में जो मुस्तकिल सालाना बुनियादों पे पैसे लेते थे उनसे, कोई अपना हेयर कटिंग वाला है या कोई मतलब का घरों में काम करने वाले जो उनके मुलाजमीन हैं, तो वो बारातों से पैसे लेके थे कि ये लाग ने जी ये तुसी देने ने, यानी कुछ और दें या ना दें। तो अब इतना गंदा और बुरा सिस्टम बन गया हुआ हमारा कि ये सारे लाग हैं। हर जगह पे हमें पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के कितना लाग है। हर बंदा, ये पंजाबी में लाग कहते हैं कि जी लाग दे रहे हैं, अब इंग्लिश में इसको स्पीड मनी कहते हैं कि हर चीज़ की स्पीड मनी है। जो ज़रा ज़्यादा डिसेंट हो जाता है वो कहता है जी ये आपके जी स्पीड मनी जी अलग है और फीसेज अलग है। अब आप अगर वो स्पीड मनी वाले कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते हैं या समझते नहीं हैं तो आप तंग होंगे। मैं ये हर यंग लॉयर को कहता हूँ कि आप इस सिस्टम को तभी तब्दील कर सकेंगे जब आप ईवल एडवोकेसी को समझें कि ईवल एडवोकेसी है क्या। आप ईवल एडवोकेसी को समझेंगे, आज आप यहाँ पर लोअर कोर्ट्स के अंदर उसके अंदर उतरें, उसकी हर इफ़ एंड डोंट्स को समझें, तो तब ये मुमकिन है कि चंद साल बाद आपको कहीं मौका मिले, आप बड़ी सीटों पर चले जाएँ, आप इलेक्शन जीतते हैं, तो फिर आप ऐसे परमानेंट तरीके बनाएं जिससे हमारे उस बुरे सिस्टम से हमारी जान छूट सके। यानी नया सिस्टम वही बनाता है जिसको गंदे और पुराने और डिस्कार्डेड सिस्टम का पता हो, तो उसको सीखें ज़रूर समझने के लिए, किसी को विक्टिमाइज़ करने के लिए नहीं। और जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाते कि आप उसके लिए एक नया फ्रेमवर्क दे सकें, उस वक़्त तक उस सिस्टम से लड़े ना। आपके लड़ने की वजह से आपके क्लाइंट का नुकसान हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।